What's up my friends, hope you guys are doing fantastic today। और आज की वीडियो में मैं आपको अपने Sony A7 Mark IV के मेन्यू के अंदर जाके एक एक सेटिंग एक्सप्लेन करूंगा। बस कुछ डिस्क्लेमर है। पहले डिस्क्लेमर ये है कि आज की वीडियो कई पार्ट्स में होने वाली है, क्योंकि अगर मैं सब कुछ आज ही बताने बैठ गया तो ये वीडियो 3-4 घंटे लंबी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ फोटोग्राफी वाले मोड के अंदर, यानी ये स्टिल मोड जो है, इसमें जाने के बाद जो कैमरा मेन्यू के अंदर सेटिंग्स आती है हम उसकी बात करेंगे। फिर इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम वीडियो और SNQ मोड के अंदर जो सेटिंग आती है उसकी बात करेंगे। और जो पार्ट 3 आएगा उसमें हम सिर्फ जितने भी कस्टमाइजेशन वाली सेटिंग्स हैं, जैसे कि मेमोरी रिकॉल, फंक्शन मेन्यू सेटअप, कस्टम की कैसे असाइन करनी है, कस्टम मोड डायल, माई मेन्यू सेटअप, वो हम पार्ट 3 में बात करेंगे। एक और डिस्क्लेमर ये है कि दोस्तों, हो सकता है कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो मैंने कभी यूज नहीं करे, मेरे किसी यूज में ना आए, तो वो मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि गुमराह करने से अच्छा है कि मत बताओ। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इन सेटिंग्स के, क्योंकि अगर मैं हर सेटिंग्स के डिटेल में जाने लगा, आपको डेमोस्ट्रेशन देने लगा, तो फिर ये वीडियो कई घंटों लंबी हो जाएगी। हाँ, लेकिन मैं आपको सीधे सरल और प्रॉपर शब्दों में ये समझा दूंगा कि वो सेटिंग किस काम में आती है और क्या करती है। चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहली चीज, आपको बिल्कुल मेरे 7 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर मोड में फंक्शन अलग होते हैं। पता लगा मैं फोटोग्राफी मोड एक्सप्लेन कर रहा हूं और आप वीडियो मोड लगा के बैठे हो, तो आपको शायद लगेगा कि यार मेरे वैसे सेटिंग्स क्यों नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम मोड डायल को फोटोग्राफी वाले आइकन की तरफ घुमा लेंगे, जो कि ये कैमरा आइकन बना हुआ है, और इसके बाद कैमरा को ऑन करिए, मेन्यू में जाइए और लेट स्टार्ट। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आइटम आता है जिसका स्टार बना है, जिसके ऊपर लिखा है माय मेन्यू, ये शॉर्टकट वाला आइटम है। इसको मैं पार्ट 2 में कवर करूंगा, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था। तो इसके नीचे वाला जो आइटम है उसमें चलते हैं, जिसमें एक झोपड़ी सी बनी हुई है, इसका नाम है मेन। इस मेन वाले आइटम पे क्लिक करने के बाद जब अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड में एक बार क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड होगा, और उसके बाद जब आप एक बार और क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक्सपेंड हो जाएगा। ये बेसिकली आपको एक स्नैपशॉट देता है अपने कैमरा की करंट सेटिंग्स का, कि आप किस प्रकार की सेटिंग यूज कर रहे हैं। कुछ कैमरों में आपने देखा होगा कि ऊपर LCD आती है, यहाँ पे LCD स्क्रीन होती है जो मेन सेटिंग दिखा देती है। अपने पुराने DSLR में ऐसा बहुत होता था कि आप ऐसे करके देखो और उसमें दिख जाता था कि अच्छा शटर ये है, ISO ये यूज कर रहा हूँ मैं, अपर्चर ये यूज कर रहा हूँ, ये सब कुछ दिख जाता था। इन कैमरों में नहीं है, तो इसके लिए ये आपकी जो मेन स्क्रीन है ये काफी कारगर है। तो इसमें आपको एक तो आपको सारी सेटिंग दिख जाती है कि आपकी अभी कैमरा क्या सेटिंग यूज कर रही है। दूसरा, आप इन सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं यहीं से। तो आपको कोई मेन्यू के अंदर जाके अपर्चर या शटर स्पीड या ISO जितनी सेटिंग है वो करने की जरूरत नहीं, वो आप यहीं से कर पाओगे। और जैसे जैसे आप अपने इस मेन्यू के अंदर नेविगेट करोगे तो ऊपर आपको टॉप में उसका नाम भी ये दिखाता है। तो जैसे सबसे पहले आए, जो कि अभी 100 दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है कि ये शटर स्पीड है। अब इस शटर स्पीड को अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं अपना ये सेंट्रल डायल का जो ये सेंटर वाला बटन है इसको दबाऊंगा, और अब यहाँ से मैं ये शटर स्पीड को चेंज कर सकता हूँ। और जब मेरे मन की शटर स्पीड मिल गई तो बस मैं इसको वहाँ छोड़ दूंगा। इसी तरीके से आप अपर्चर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपर्चर को चेंज करना चाहते हैं तो अपर्चर पे आएंगे, ये सेंटर वाला डायल दबाएंगे और फिर यहाँ से आप अपर्चर भी चेंज कर सकते हैं। सारे काम के फंक्शन जो है वो सब यहीं पे है, जैसे कि शटर, अपर्चर, ISO, उसके बाद कार्ड, यहाँ पे आपके दोनों कार्ड की डिटेल आ रही है, आप यहीं से उनको फॉर्मेट भी कर सकते हैं अंदर जाके। उसके बाद किस तरीके की आपको फाइलें यूज़ करनी है, आप खाली रॉ शूट करना चाहते हैं, आप रॉ प्लस JPEG शूट करना चाहते हैं, अगर आप खाली JPEG शूट करना चाहते हैं तो किस क्वालिटी की JPEG शूट करना चाहते हैं, वो सब कुछ आप यहीं से सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो आता है वो एस्पेक्ट रेशो होता है, कि आप कौन से एस्पेक्ट रेशो में फोटो शूट करनी है। तो देखिए अंदर जाएंगे तो यहाँ पे कई तरह के आपको दिखेंगे, 4:3, 16:9, 1:1, जैसा आपको चाहे वैसा कर सकते हैं। एक और बढ़िया चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से किसी भी आइटम में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसके ऊपर जाएं, और उसके ऊपर जाने के बाद डिलीट का बटन अगर आप जैसे ही दबाएंगे तो वो आपको उसके बारे में बताएगा कि सिलेक्ट द एस्पेक्ट रेशियो फॉर द स्टिल इमेजेस। अभी मैं एस्पेक्ट रेशियो के ऊपर, मैंने यहाँ पे आकर डिलीट दबाया है तो ये मेरे को बता रहा है। अब अगर मैं अंदर आऊँ और 3:2 सिलेक्ट कर रखा है, अगर मैं इसके ऊपर आके अपना डिलीट का बटन दबाऊं तो बता रहा है कि शूट एन इमेज विद अ विड्थ और टू हाइट रेशियो ऑफ 3:2 सूटेबल फॉर ऑर्डिनरी प्रिंटिंग। तो बेसिकली कैमरा भी आपको कुछ हद तक हेल्प करता है ये सेटिंग समझने में। और ये जो मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये डिलीट बटन के थ्रू ये जो हेल्प मेन्यू ओपन हो रहा है, ये ऑलमोस्ट आपको हर पेज में अवेलेबल होगा। तो इस सेटिंग में अगर हम आगे बढ़े तो ये रिकॉर्ड सेटिंग आ गई, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि रिकॉर्ड मीडिया,
स्लॉट 1 में क्या है, स्लॉट 2 में वीडियो रिकॉर्डिंग है, और एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है ऑटो स्विच मीडिया कार्ड। इसको अगर आप ऑफ कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्विच नहीं करेगा, वो जैसे ही एक कार्ड भर जाएगा तो वो आपको दिखाने लगेगा कि आपको दूसरा कार्ड भर गया, एक कार्ड भर गया है। तो यहाँ पे नॉर्मली इसको ऑटो स्विच रखना ही अच्छा रहता है। अगर हम वापस से बाहर जाएं तो यहाँ पे आ रहा है शूट मोड के आपके कौन से मोड पे है, तो अभी हम मैनुअल मोड पे है तो यहाँ पे एम आ रहा है। फिर नेक्स्ट आ गया ड्राइव मोड, यहीं पे आपको कौन सा ड्राइव, आपको सिंगल शूटिंग यूज करना है, आपको हाई स्पीड शूटिंग यूज करना है कि आप बर्ड फोटोग्राफी कर रहे हैं या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं और आपको वो बर्स्ट इमेजेस खींचनी है खट 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 करके, तो यहाँ से वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। सेल्फ टाइमर का भी ऑप्शन मिल जाएगा, ये सारे ऑप्शन आपको यहीं मिलेंगे। फिर अगर हम नीचे जाएं तो ये फ्लैश का मोड है, फ्लैश तो मैं यूज़ नहीं कर रहा तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। फिर आता है फ्लैश कॉम्पोजिशन, ये भी फ्लैश से रिलेटेड है, जो लोग फ्लैश यूज़ करते हैं वो अपना देख सकते हैं। फिर वायरलेस फ्लैश का भी ऑप्शन आता है कि जस्ट इनकेस अगर आप वायरलेस फ्लैश यूज़ कर रहे हैं जिसके लिए आप कैमरा के ऊपर ट्रिगर लगाते हैं और आपकी फ्लैश उसके थ्रू सिंक होकर काम करती है, तो उसका भी ऑप्शन यहाँ मिलता है। फिर अगला आता है वाइट बैलेंस। तो अगर आपको कैमरे का वाइट बैलेंस सेट करना है, जैसे कि बाय डिफॉल्ट मेरे में ऑटो वाइट बैलेंस आ रहा है, अगर मैं अंदर जाऊँ तो मैं प्रीसेट में से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को सनी चाहिए या शेड चाहिए या क्लाउडी चाहिए, ये सारे ऑप्शन मेरे को यहाँ देखने को मिल रहे हैं। फिर अगर हम नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ पे आ रहा है फोकस मोड। मेरे में फोकस मोड में मैंने AFC सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे DMF, मैनुअल फोकस, ऑटोमेटिक, सिंगल शॉट, ऑटोमेटिक, हर तरीके के ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर अगला आता है फोकस एरिया, जो कि अगेन एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग है और हमको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करनी पड़ती है, तो वो भी आपको यहीं देखने को मिल जाती है। और लास्ट में आपको दिख रहा है बैटरी, कि आपके भाई इसमें कितनी बैटरी रह गई है। इस मेन्यू में अगर आपको आइटम्स को नेविगेट करना है तो आपका ये जो व्हील है, इससे आप लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम के थ्रू इससे नेविगेट कर सकते हैं। और या फिर अगर आप इस व्हील को घुमाएंगे, लेफ्ट साइड घुमाएंगे तो वो अपने आप ही आगे की तरफ मेन्यू चलेगा, और अगर राइट साइड घुमाएंगे तो वो अपने आप ही पीछे की तरफ वापस जाएगा। इन कैमरों की सबसे बढ़िया बात यह है दोस्तों कि आप मेन्यू को जिस पेज पे लाके जहाँ पे छोड़ोगे वो वापस से वहीं खुलते हैं। तो मतलब कैमरा में अगर मैं अपने कैमरा में पहले मैं गया मेन्यू, फिर मैं मेन पे गया और मैंने एक क्लिक करके, दो क्लिक करके इस मेन्यू को एक्सपेंड कर लिया, और इसके बाद मैं अगर मैं शूट करने लगूं, ठीक है, और वापस से मेरे को जल्दी से अपनी सेटिंग्स देखनी है, तो मेरे को इस पेज में दोबारा बार बार मल्टीपल क्लिक करके आने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे ही मेन्यू का बटन दबाऊंगा वो बाय डिफॉल्ट जहां पे मैंने इसको छोड़ा था वो वहीं पे खुलेगा, इनफैक्ट उसी सेटिंग के ऊपर खुलेगा। तो अगर आप अपने मोड डायल को एक बार नीचे की तरफ क्लिक करेंगे तो अब हम उससे दूसरी सेटिंग में आ जाएंगे जिसका नाम है शूटिंग। इसमें ये कैमरा आइकन बना हुआ है और इसमें जो सबसे पहली सेटिंग है आपकी ये है इमेज क्वालिटी सेटिंग। और इसके अंदर भी अगर आप राइट हैंड साइड पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी और भी सेटिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि JPEG और HIF। तो अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको JPEG सिलेक्ट करना है तो JPEG सिलेक्ट कर सकते हैं, HIF सिलेक्ट करना है तो HIF में इनके दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा 420, एक मिलेगा 422। HIF फाइल की खासियत ये होती है कि इसका साइज छोटा होता है, लेकिन छोटा साइज होने के बावजूद भी इसकी जो क्वालिटी होती है वो काफ़ी बेहतर है, काफ़ी ज़्यादा डेटा प्रिजर्व रहता है इसके अंदर। तो HIF के अंदर मैंने जैसे कि बोला कि इसमें दो ऑप्शन है, तो जो 422 ऑप्शन है उसमें आपको ज़्यादा बेहतर क्वालिटी देखने को मिलेगी अगर आप HIF फाइल यूज़ करते हैं। बस HIF के साथ एक दिक्कत ये है कि ये अभी यूनिवर्सली कंपैटिबल नहीं है। आपने कोई फोटो खींची और वहां पे किसी पोर्टल पे आपको अपलोड करना है तो आप देखेंगे कि वहां पे अक्सर वो लोग JPEG मांग रहे होते हैं। तो अगर आपने HIF में फोटो खींची होगी तो फिर वो दिखा देगा कि फाइल फॉर्मेट नॉट सपोर्टेड। अगर HIF यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कंपैटिबिलिटी में आपको इश्यू आए, बट हाँ साइज बचाना है, साइज अपना मतलब मेमोरी स्टोरेज को बचाना है और आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो HIF 422 इज द बेस्ट ऑप्शन। इसके बाद अगले ऑप्शन में अगर हम आए तो वहां पे आ रहा है इमेज क्वालिटी सेटिंग। अब अगर आप इसके अंदर आए तो यहाँ पे आपको दुनिया जहान का ऑप्शन मिलते हैं। तो ये दिखा रहा है कि स्लॉट 2 में जो मैं मेमोरी कार्ड यूज कर रहा हूँ मेरी सारी फोटोज उसमें सेव हो रही हैं। और अगर हम अंदर जाके देखें तो यहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन है, मैं रॉ प्लस JPEG यूज कर रहा हूं। तो अगर आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। आप चाहे तो खाली रॉ शूट कर सकते हैं, आप रॉ प्लस JPEG शूट कर सकते हैं, या आप खाली JPEG भी शूट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है रॉ फाइल टाइप। तो रॉ फाइल टाइप का मतलब भी ये है कि आप कि रॉ के अंदर कितने तरीके का फाइल टाइप है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत तरीके के फाइल टाइप है, ये सारे रॉ फाइल के ऑप्शन है, लेकिन जो अनकंप्रेस है वो सबसे हैवी फाइल है। उसके बाद फिर लॉसलेस कंप्रेस L सेकंड नंबर पे आती है, फिर M थर्ड नंबर पे, फिर S फोर्थ नंबर पे, और सबसे रॉ के अंदर जो सबसे हल्की फाइल है वो कंप्रेस है। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं अपने काम के हिसाब से।
अगला उस पर है जेपेग क्वालिटी। तो जैसे रॉ की क्वालिटी थी वैसे ही जेपेग की क्वालिटी। अब जेपेग के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेगा एक्स्ट्रा फाइन जो कि सबसे अच्छी क्वालिटी है, सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, फिर फाइन, फिर स्टैंडर्ड और फिर लाइट। जेपेग के मामले में मैं सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाली फाइल पे सिलेक्ट करता हूं जो कि है एक्स्ट्रा फाइन। उसके बाद नीचे जेपेग इमेज साइज ऑप्शन। तो यहाँ पे जब आप जेपेग की बात करते हो तो यहाँ पे इमेज के साइज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे जो हैवीएस्ट साइज है वो है 33 मेगापिक्सल जो कि लार्ज है। इस कैमरे में 33 मेगापिक्सल तक का इमेज साइज निकलता है। यहाँ पे ऑप्शन है 14 मेगापिक्सल भी है और फिर एक 8.2 मेगापिक्सल भी है। तो मैंने 33 कर रखा है। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कम बड़ा सिलेक्ट कर सकते हो जैसे जिस टाइप का कंटेंट आप शूट कर रहे हो। तो अगर हम नीचे आए तो आप यहाँ नीचे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक तो ओके मिलता है जो कि सिंपली ओके करके आप बाहर निकल जाओगे, लेकिन उसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिलता है, इसका नाम है रिकॉर्ड मीडिया सेटिंग। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये सिंपली आपको पूछ रहा है कि आपका जो मीडिया है आप वो कौन से कार्ड में रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है, वहाँ पे आप देखो फोटोग्राफी कैमरा बना हुआ है। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो फोटोज है वो आपको स्लॉट 1 वाले कार्ड में डालनी है या स्लॉट 2 वाले कार्ड में डालनी है, या फिर आप साइमल्टेनियस रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आता है कि जिसमें वो दोनों कार्ड में आपकी साइमल्टेनियसली फोटो सेव कर देगा। तो ये एक बैकअप का ऑप्शन हो गया कि जस्ट इन केस अगर आपका एक कार्ड करप्ट हो गया तो आपका डेटा दूसरे कार्ड में भी रहेगा। तो आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो अगर आप प्रोफेशनली चीज़ों को शूट करते हो। इसके नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है शॉर्ट रिकॉर्डिंग, जो कि मेरे को पता नहीं कि क्या है, तो आई डोंट नो। अगर आपको पता लगे तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है शॉर्ट रिकॉर्ड मीडिया के अंदर शॉर्ट रिकॉर्डिंग, ये किस काम का है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका देख रहे हैं यहाँ पे है कैमरा बना हुआ है, मतलब वीडियो कैमरा। तो अब ये पूछ रहा है कि वीडियोज आप कौन से स्लॉट में डालना चाहते हो। तो आप स्लॉट 1 में वीडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो, स्लॉट 2। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो फोटोज के लिए एक कार्ड स्लॉट यूज करते हैं और वीडियो के लिए दूसरा कार्ड स्लॉट यूज करते हैं। तो ऐसे लोग अपना अलग अलग कार्ड स्लॉट यूज कर सकते हैं। मैंने क्या करा है कि मेरे का अगर आप देखेंगे तो मेरे दोनों में स्लॉट 2 का ऑप्शन आ रहा है। तो मतलब मैं फोटो और वीडियो दोनों एक ही कार्ड में रिकॉर्ड कर रहा हूं। और नीचे एक सेटिंग है जिसका है ऑटो स्विच मीडिया कार्ड, मैंने उसको ऑन कर रखा है। अब इसका मतलब ये है कि वो मेरी फोटो और वीडियो को दोनों कार्ड 2 में रिकॉर्ड करेगा और जैसे ही वो कार्ड 2 भर जाएगा, क्योंकि मेरी ये सेटिंग ऑन है ऑटो स्विच रिकॉर्डिंग, तो अपने आप वो कार्ड 1 में रिकॉर्ड करना शुरू करेगा। कार्ड 2 मैंने क्यों सेलेक्ट करा मेरे को पता नहीं, लेकिन इसका रीजन दोनों मीडिया को एक कार्ड में रिकॉर्ड करने का रीजन ये है कि जब मैं डेटा ट्रांसफर करूं तो मेरे लिए चीज़ें फास्ट रहती है। नहीं तो अगर मैंने वीडियो एक कार्ड में करा फिर फोटो दूसरे कार्ड में करा, तो अगर मैं कहीं पे हाइब्रिड शूट करके आऊँ या मैंने फोटोज वीडियोस दोनों लिए, तो घर आके पहले मैं एक कार्ड से सिर्फ फोटोज कॉपी करूंगा, फिर उसको निकालूंगा, फिर दूसरा कार्ड लगाऊंगा वीडियोस कॉपी करने के लिए, तो उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें एक ही कार्ड में रिकॉर्ड करता हूँ ताकि मैं एक ही बार कार्ड निकालूं और फोटो वीडियोस को दोनों कॉपी कर लूं। अब क्योंकि हमारा ऑटो स्विचिंग बाय डिफॉल्ट ऑन है तो कोई टेंशन नहीं है, कार्ड भरेगा तो वो अपने आप ही कैमरा दूसरे कार्ड में राइट करना शुरू कर देगा। तो ये मेरा लॉजिक है ये करने का। हम यहां से ओके करके बाहर आते हैं सेटिंग से। तो अगला सेटिंग है एस्पेक्ट रेशियो। सपोज आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं जो सिर्फ फोटो इंस्टाग्राम पे डालेगा, स्क्वायर फॉर्मेट में डालेगा, तो फिर क्या जरूरत है 16:9 फोटो लेने की। आप सिर्फ 1:1 यहाँ पे सिलेक्ट करोगे स्क्वायर, तो उससे आपकी कॉम्पोजिशन भी आपको पता रहेगी कि फाइनल कॉम्पोजिशन अगर आप किसी के लिए स्क्वायर में डिलीवर करोगे तो अगर आप स्क्वायर में ही खींचोगे तो आप अच्छा खींच पाओगे, रादर देन आपने 16:9 में खींच लिया और घर पे आके स्क्वायर कर रहे हो और पता लग रहा है अरे यार किसी का कंधा कट रहा है, किसी का घुटना कट रहा है स्क्वायर करने पे। तो वो यहाँ पे ये ऑप्शन है, तो आप उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके एग्जैक्टली उन्हीं एस्पेक्ट रेशियो में काम कर सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट जो 3 सेटिंग है यहाँ पे, फाइल फॉर्मेट, मूवी सेटिंग एंड APS-C सुपर 35 शूटिंग, ये तीनों हम वीडियो वाले मोड डायल में कवर करेंगे, तो इसको हम स्किप करते हैं। आगे आते हैं लॉन्ग एक्सपोजर नॉइस रिडक्शन। तो अगर आप लॉन्ग एक्सपोजर फोटोशूट करते हो जहां पे आपने कैमरे को ट्राइपॉड पे लगा के शटर स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड लाइट ट्रेल कैप्चर करनी है, नाइट फोटोग्राफी आप कर रहे हो, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है कि अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो लॉन्ग एक्सपोजर के दौरान सेंसर कुछ नॉइस कैप्चर करता है, ये उसको ऑटोमेटिकली कैमरा रिमूव कर देगा। मैंने इसको ऑफ कर रखा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कैमरा किसी भी प्रकार की नॉइस को रिमूव करे। मैं खुद अपने हाथ में ये कंट्रोल रखना चाहता हूं ताकि मैं डिटेल्स के साथ खेलना नहीं चाहता, क्योंकि कैमरा कई बार नॉइस रिमूव करने के चक्कर में सारी डिटेल्स भी उड़ा देता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस सेटिंग को आप ऑफ रखें। हाई ISO नॉइस रिडक्शन जो है वो अगली सेटिंग है कि जब भी आप हाई ISO यूज़ करेंगे, सपोज आप कहीं डार्क में शूट कर रहे हैं क्लब के अंदर और आपको ISO 10,000 यूज़ करना पड़ रहा है, तो ये सेटिंग को
ये सेटिंग क्या करेगा कि उसमें जो आपकी फोटोज आएंगी वो थोड़ा सा नॉइस को कैमरा हटा देगा। अब बेसिकली यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑफ, लो और नॉर्मल। मैंने अभी तक क्लब्स में इस कैमरे को यूज़ करा है, बहुत डार्क एनवायरनमेंट में यूज़ करा है, और नॉर्मल अच्छा काम करता है, ठीक काम करता है, तो मैंने तो इसको नॉर्मल पे रखा हुआ। बाकी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार इस सेटिंग को टॉगल कर सकते हैं। फिर आते हैं हम HLG स्टिल इमेज। HLG का बेसिक मतलब ये होता है कि ये थोड़ा HDR लुक हो जाएगा, ये आपका HDR टाइप की फोटो आएगी कि हाई डायनेमिक रेंज के स्काई जो है वो ब्लोन आउट नहीं होगा, साथ में शेडोज में भी आपको डिटेल दिखाई देंगी। ये सेटिंग तभी काम करेगी जब आप खाली JPEG शूट कर रहे हैं। फिर है कलर स्पेस, यहाँ पे मैं sRGB ही रखता हूँ, मेरे को नहीं पता क्यों रखता हूँ, बट मैं ये रखता हूँ। फिर आता है लेंस कॉम्पनसेशन। लेंस कॉम्पनसेशन में मैंने सबको ऑटो कर रखा है। तो अब हम बढ़ते हैं अगली सेटिंग पे, जो कि इमेज क्वालिटी और रिकॉर्ड के ठीक नीचे है, जिसका नाम है मीडिया सेटिंग। मीडिया सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो वहां पे आपको सबसे पहले मिलेगा फॉर्मेट ऑप्शन, जिसके थ्रू आप अपने स्लॉट 1 और स्लॉट 2 के कार्ड को फॉर्मेट कर सकते हैं। फिर रिकॉर्ड मीडिया सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं पीछे, अगर नहीं आपको पता है तो आप जाके चेक करिएगा। जहाँ पे मैंने आपको बताया कि फोटोज आप स्लॉट 1 में रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियो आप स्लॉट 2 में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ये मैं बता चुका हूँ। फिर रिकवर इमेज डेटाबेस, जस्ट इन केस अगर आपके डेटाबेस में कोई एरर आ रहा है, आपका कार्ड एरर दे रहा है कि भाई ये डेटाबेस करप्टेड या डेटाबेस में दिक्कत है, तो आप यहाँ पे जाके एक बार जब अंदर जाएंगे तो वो पूछेगा कौन से स्लॉट का डेटाबेस आपको रिकवर करना है, वो स्लॉट सिलेक्ट करेंगे और फिर जैसे ही आप ओके करेंगे तो वो चेक करेगा कि इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं है, और आपको मैसेज आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर दबाऊंगा तो दिखा रहा है इमेज डेटाबेस फाइल एरर नॉट फाउंड, मतलब मेरा जो डेटाबेस है वो एकदम इंटैक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है, तो ठीक है। तो भगवान ना करे कभी आपके साथ ऐसा हो, लेकिन कभी अगर ऐसा होता है तो आप इस ऑप्शन की मदद से ट्राई कर सकते हैं उस चीज़ को फिक्स करने का। फिर आता है डिस्प्ले मीडिया इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको पहले पूछेगा कौन से स्लॉट, तो जैसे ही आप स्लॉट सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको अंदर दिखा देगा कि भैया तुम्हारे स्टिल में जो है तुम रॉ प्लस JPEG शूट कर रहे हो और एक्स्ट्रा फाइन क्वालिटी में शूट कर रहे हो, 33 मेगापिक्सल में शूट कर रहे हो, जिसका मतलब ये है कि अभी तुम्हारे कार्ड में जितनी जगह है उसमें 1851 इमेजेस आ सकती हैं। तो इससे ये बहुत अच्छा तरीका है ये जानने का कि भैया मैं कितनी देर शूट कर सकता हूँ। कहीं पे शूट में आप जा रहे हो और आपको मालूम है कि यहाँ इंटरव्यू चलना है और 1-1.5 घंटा लंबा चलना है, तो यहाँ पे इसके अंदर आप जाके पहले ही पता कर सकते हो कि क्या आपका कैमरा 1-1.5 घंटा चलेगा, इतनी जगह है इसके मेमोरी कार्ड में कि नहीं है। तो ये वो सेटिंग है। मीडिया के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग आएगी नंबर 3, वो है फाइल। फाइल में अगर आप आए तो यहाँ पे आपका फाइल और फोल्डर सेटिंग पहली सेटिंग है। तो जो पहला ऑप्शन है उसका नाम है फाइल नंबर सीरीज। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे आप सीरीज पे चेक करते हैं, सीरीज सिलेक्ट करते हैं, तो आपकी जो फाइल के नंबर है वो एक सीरीज में चलते रहेंगे। अगर आपका एक मेमोरी कार्ड भर गया और आप दूसरा मेमोरी कार्ड लगाएंगे तो वो सीरीज कंटिन्यू होगी। तो मतलब पुराने मेमोरी कार्ड में अगर आपका फोटो नंबर 854 पे आके खत्म हुआ है तो नए मेमोरी कार्ड में वो 855 856 वो सीरीज को कंटिन्यू रखेगा, रीसेट नहीं करेगा। यहीं पे जो दूसरा ऑप्शन है रीसेट का, अगर आप उसको कर देंगे तो फिर क्या होगा कि जैसे आप नया मेमोरी कार्ड लगाएंगे या आपका नया मेमोरी कार्ड स्विच होगा तो वो फिर शुरू से 1 2 3 4 फिर शुरू हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ये काम करता है। अगला ऑप्शन है आपका फोर्स फाइल नंबर रीसेट। सो ये ऑप्शन तब के लिए जब आप चाहते हो कि आपका नंबर रीसेट हो, भले ही आपका मेमोरी कार्ड खत्म नहीं हुआ है, आपके मेमोरी कार्ड में अभी भी जगह है, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से सीरीज शुरू हो, तो आप इस ऑप्शन में जाके उसको फोर्स कर सकते हैं, तो वो रीसेट हो जाएगा और एक नया फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, सारी फोटोज उसके अंदर जाएंगी। फिर आता है सेट फाइल नंबर। फाइल नेम यहाँ पे आप देखते हैं कि DSC और आगे नाम नंबर आ रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप DSC हटा के अपना नाम के इनिशियल के, अगर आपका नाम तरुण झा है तो आप TJ113 TJ114 TJ115 आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप अपने कैमरा के जो लोग मल्टी कैम शूट करते हैं वो कैमरा के नंबर दे सकते हैं कि कैमरा A112 कैमरा B112, तो इससे कैमरा का डेटा अलग रहता है और आसान होता है शॉटिंग के टाइम में। फिर आपका आ रहा है कि फोल्डर के जो नाम है वो कैसे रखने चाहिए। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, या तो फोल्डर के नाम आपके डेट पे होंगे कि आज जो भी डेट होगी उसके हिसाब से फोल्डर क्रिएट होगा। तो अगर आप 10 दिन तक किसी इवेंट में शूट करते हैं तो 10 दिन का फोल्डर की डेट अपने आप अलग डेट पे होगा, जो कि हेल्पफुल होगा। और एक दूसरा ऑप्शन है स्टैंडर्ड का। सो जो इसमें क्या है कि वो डेट नहीं यूज़ करेगा, वो सिर्फ स्टैंडर्ड नेमिंग जो भी यूज़ करता है वो यूज़ करेगा और उससे आपके फोल्डर क्रिएट होंगे। फिर एक ऑप्शन है सिलेक्ट रिकॉर्ड फोल्डर। ये ऑप्शन मेरे को लग रहा है ये मूवी से रिलेटेड है, इसलिए ग्रेड आउट है, क्योंकि अभी हम फोटोग्राफी सेक्शन में हैं, तो जब हम मोड डायल को मूवी में डालेंगे तब फिर हो सकता है ये स्टार्ट हो जाए। चलते हैं अगले उसकी तरफ, जिसका नाम है क्रिएट न्यू फोल्डर।
यहाँ पे ऑब्वियसली सिंपल है, आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है अपने मेमोरी कार्ड में, तो आप यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है IPTC इन्फॉर्मेशन। अब दोस्तों मेरे को इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। इसके नीचे आ रहा है कॉपीराइट, जो कि सिंपल है, आप अपना फोटोज जब भी खींचोगे तो आप चाहोगे कि उसका कॉपीराइट आपके पास हो, तो यहाँ पे आके आप सब कुछ डिसाइड कर सकते हो कि कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन आपको ऑन करनी पड़ेगी, तभी वो एग्जिट डेटा में कॉपीराइट ऐड करेगा। अगर ये यहाँ पे ऑफ होगा तो वो ऐड नहीं करेगा। उसके बाद सेट फोटोग्राफर, यहाँ पे आके आप अपना नाम डालोगे, जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल रखा है। और फिर सेट कॉपीराइट, कॉपीराइट में भी आप अपना नाम डाल सकते हो और चाहो तो ईयर भी डाल सकते हो। और डिस्प्ले कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे वो पूरा दिखाएगा कि कैसे आएगा कि फोटोग्राफर का नाम ये है और कॉपीराइट होल्डर का नाम ये है। फिर इस पेज में लास्ट ऑप्शन जो है वो है आपका राइट सीरियल नंबर। इसका मतलब ये है कि जब आप कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन लिखेगा ये कैमरा उसमें, तो क्या आप चाहते हैं कि आपके कैमरे का जो सीरियल नंबर है वो भी हर इमेज में पब्लिश हो। ये अच्छी चीज भी हो सकती है, बेकार भी हो सकती है। अच्छी चीज भी हो सकती है कि आप एकदम अपनी चीजों को परफेक्ट कर रहे हो कि कल को कोई फोटो आपकी कॉपी चोरी कर ले तो आप वहां पे सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि ये देखो, ये मेरे डिवाइस का सीरियल नंबर आ रहा है, ये मेरे इस कैमरा से खींची गई फोटो है, तो कोई आपकी फोटो को फॉर्ज नहीं कर सकता। वहीं पे बुरी बात यह है कि आपका सीरियल नंबर पब्लिश हो जाएगा। मेरे को नहीं पता इसका क्या फायदा क्या नुकसान हो सकता है। सीरियल नंबर इज लाइक हमारी गाड़ियों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट होते हैं उसकी तरह। तो बट ये एक ऑप्शन है इस कैमरा में, तो अगर आप चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब हम वापस बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद जो चौथा ऑप्शन आ रहा है उसका नाम है शूटिंग मोड। अब शूटिंग मोड के अंदर आपके 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला आ रहा है रिकॉल कैमरा सेटिंग, फिर कैमरा सेट मेमोरी, उसके बाद आ रहा है मेमोरी रिकॉल मीडिया एंड रजिस्टर कस्टम शूट सेटिंग। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि मैं कोई भी आपको ये शॉर्टकट वाले ऑप्शन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमको टाइम बचाना है, जल्दी जल्दी कवर करना है। तो इसके लिए पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी बन रही है, यहाँ पे मैं ये सब कुछ कवर करने वाला हूँ, तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर की सेटिंग है ड्राइव मोड। ड्राइव मोड में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले जो ऑप्शन है उसके अंदर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रकार के ड्राइव मोड मिलेंगे। आपको सिंगल शूट करना है, आपको कंटिन्यूस शूट करना है। कंटिन्यूस शूट के अंदर भी अगर आप लेफ्ट और राइट क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, हाई प्लस मिड लो। ये बेसिकली आपको स्पीड है कि अगर आप हाई प्लस में है तो मैक्सिमम स्पीड पे कैमरा फोटो खींचेगा, मतलब 11 फ्रेम पर सेकंड, तो ये 11 पे है। अगर आप मिड में आ जाएंगे तो हो सकता है 8 फ्रेम पर सेकंड खींचे, तो ये यहाँ पे आप स्पीड चूज कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट की स्पीड के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे आपका सेल्फ टाइमर हो गया। सेल्फ टाइमर में कई तरह के ऑप्शन हो गए, 5 सेकंड, 10 सेकंड, कस्टमाइज। फिर ब्रैकेट शूटिंग भी आपको यहीं मिल जाएगा कि अगर आपको HDR शूट करना है, जो लोग बहुत सारे इंटीरियर फोटोग्राफी करते हैं, प्रॉपर्टी फोटो शूट करते हैं, वो HDR खींचते हैं मैनुअली, तो वो ब्रैकेट शूटिंग करते हैं कि 3 इमेज का सेट को वो एक साथ खींचेंगे, जिसमें पहली इमेज जो होगी वो एकदम बैलेंस एक्सपोजर होगी, दूसरी इमेज होगी वो 0.3 स्टेप डार्कर होगी, तीसरी इमेज जो होगी वो 0.3 स्टेप ब्राइटर होगी। तो इसको हम ब्रैकेट शूटिंग बोलते हैं। ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ पे 3 से ज़्यादा इमेज भी आप सेट कर सकते हैं। फिर आपका है ड्राइव मोड में, ब्रैकेट में भी ड्राइव मोड है कि सिंगल करना है आपको, या फोकस आपका बोलते हैं, ब्रैकेट फोकस ब्रैकेटिंग भी बोलते हैं कि अगर आपको किसी प्रोडक्ट का शूट करना है और आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट पूरा सर से लेकर पैर तक एकदम शार्प रहे, कहीं पे भी वो आउट ऑफ फोकस ना हो, तो वो वाला ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद आपका वाइड बैलेंस ब्रैकेटिंग का ऑप्शन भी है और यहाँ पे डायनेमिक रेंज ऑप्टिमाइजर का भी ब्रैकेटिंग ऑप्शन है। मैंने इनको कभी नहीं यूज करा तो आई जस्ट डोंट नो अबाउट देम, बट हाँ ये जो आपके वैसे नॉर्मल ब्रैकेट मोड है HDR वाला और दूसरा वाला जो आपका सुपर शार्प फोकस मोड है, ये मैंने यूज करा, ये काम में आते हैं अक्सर। इसके बाद ड्राइव मोड के अलावा अंदर अगर सेकंड पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ब्रैकेट सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप सेल्फ टाइमर ड्यूरिंग ब्रैकेट, मतलब अगर आप चाहते हैं कि आप टाइमर लगा दें ताकि आप 5 सेकंड टाइमर लगा दें कि आप जैसे ही कैमरा ऑन करें 5 सेकंड बाद कैमरा शूट करना रिकॉर्ड करे, क्योंकि जब आप कई बार बटन दबाते हैं तो आपका कैमरा हल्का सा हिलता है, तो आप इसलिए हम अक्सर टाइमर यूज़ करते हैं ताकि वो जो शेक है वो रुक जाए और कैमरा एकदम स्टिल इमेजेस कैप्चर करे। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ब्रैकेट के ऑर्डर का मतलब ये है कि जब आप शटर बटन दबाओगे तो पहली फोटो कौन सी खींचे, क्या पहली फोटो वो बैलेंस एक्सपोजर की खींचे या फिर पहली फोटो वो डार्क खींचे फिर बैलेंस और फिर ब्राइट। तो यहाँ पे आप वो डिसाइड कर सकते हो उसके अंदर जाके। मेरे को नहीं पता इसका कोई यूज है कि नहीं है, बट देन ऑप्शन है। फिर उसके बाद है फोकस ब्रैकेट सेटिंग। सेम पिछले ब्रैकेट की तरह भी यहाँ पे वो ये पूछना चाह रहे हैं कि आपका जो कैमरा है पहले पास पे फोकस करे और फिर धीरे धीरे करके हर एक शॉट के साथ
पीछे की तरफ जाए, या फिर पहले पीछे फोकस करके धीरे 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 हर शॉट खींच के वो आगे की तरफ आए। तो यहाँ पे आप वो उसका ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो। एक्सपोजर स्मूथनिंग का मतलब ये है कि जब आप ब्रैकेटेड शॉट लेते हो, आप एक बार में 3 से 5 शॉट लेते हो, तो कई बार अगर 2 शॉट्स के बीच में एक्सपोजर कुछ गड़बड़ होता है तो इस सेटिंग को अगर आप ऑन कर दोगे तो वो स्मूथ हो जाएगा, तो इतना अब्रप्ट नहीं लगेगा देखने में। फिर शूटिंग इंटरवल, शूटिंग का इंटरवल आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो कि आप चाहते हो कि शॉट्स के बीच में जो ब्रैकेट शॉट है, सपोज आपने 3 शॉट्स का ब्रैकेट लगाया, तो आप पहले से जब दूसरे शॉट पे कैमरा जाए तो वो कितना इंटरवल हो, 1 सेकंड के अंदर ही अगली फोटो खींच ले या 2 सेकंड रुक के अगली फोटो खींचे, तो यहाँ पे ऑप्शन है। फिर आया है नेक्स्ट और लास्ट सेटिंग, फोकस ब्रैकेट सेविंग डेटा। तो यहाँ पे आप अंदर जाके फोल्डर डिसाइड कर सकते हो। एक ऑप्शन है करंट फोल्डर जो कि आपकी फोटो का फोल्डर है, दूसरा ऑप्शन है आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, सारा ब्रैकेटेड डेटा वहां पे आ सकता है। तो ये अच्छा ऑप्शन है कि आपने नॉर्मल फोटोज भी खींची है और आपने ब्रैकेट भी खींची है, तो आपको अगर जल्दी से ब्रैकेटेड वाले डेटा पे काम करना है तो आप उसके लिए नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, ताकि आपका वो ब्रैकेट वाले जो शॉट्स हों वो अलग फोल्डर में ही सेव हो। नेक्स्ट है आपका इंटरवल शूटिंग फंक्शन, टाइम लैप्स। तो अगर आपको टाइम लैप्स शूट करना है तो उसके लिए आपको इस सेटिंग को पहले तो ऑन करना पड़ेगा। इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा शूटिंग स्टार्ट टाइम। ये पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन का मतलब ये है कि आप जब आप बटन दबाओ इसको तो कैमरा तुरंत शूट करना शुरू कर दे, या आपके बटन दबाने के बाद 5 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड रुके और उसके बाद शूट करना शुरू करे। शूटिंग इंटरवल मतलब आपकी इमेजेस के बीच में कितनी देर का गैप होना चाहिए, कि पहली इमेज के बाद जब कैमरा दूसरी इमेज खींचे तो कितनी देर का गैप ले। तो ये अपने मन से नहीं देना होता दोस्तों, इसकी एक कैलकुलेशन होती है कि आपका कितनी देर का एक्सपोजर है। सपोज आप लॉन्ग एक्सपोजर नाइट फोटोग्राफी कर रहे हो और आपका कैमरा एक फोटो खींच रहा है जिसका एक्सपोजर 30 सेकंड का है, तो उसकी एक कैलकुलेशन होती है कि वो 30 सेकंड की फोटो खींचने के बाद उसको प्रोसेस करने का भी कुछ टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि आपने फोटो खींची और कैमरा रेडी हो गया अगला शॉट लेने के लिए, वो उस इमेज को पहले प्रोसेस करके बना रहा होता है। तो अगर आपने बिल्कुल गैप ऐसा रखा है कि फोटो खींचने के बाद अगली फोटो खींचे, तो भैया उसको तो प्रोसेस का टाइम ही नहीं मिलेगा। अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए होगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, तो मैं आपको डिटेल एक वीडियो लेके आऊँगा। मैंने यहाँ 12 सेकंड डाल रखा है क्योंकि मैं बीच में अभी एक एस्ट्रो फोटोग्राफी टाइम लैप्स के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने कैलकुलेशन करके 12 सेकंड निकाला था। नंबर ऑफ शॉट्स आपको ये बताएगा कि कितने शॉट्स आपको चाहिए। अगर आप जो मूवी निकाल रहे हो टाइम लैप्स की वो आपकी 25 FPS पे है तो 1 सेकंड में 25 फ्रेम लगेंगे। तो अगर आप 150 खींच रहे हो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 6 सेकंड की फिल्म बनेगी 150 फोटोज में। ऐसे मैंने एक सोनी A64 के टाइम लैप्स के ऊपर वीडियो बना रखी है जो कि मेरा पुराना कैमरा था, तो उसका लिंक मैं यहाँ कहीं डाल दूंगा। उसके बाद है AE ट्रैकिंग सेंसिटिविटी। तो अगर आपके शॉट के दौरान अगर आपका एक्सपोजर चेंज हो रहा है, सपोज लोग अर्ली मॉर्निंग का टाइम लैप्स रिकॉर्ड करते हैं कि सूरज उग रहा है, अब जो सूरज ऊपर आता है जाता है तो वो एकदम एक्सपोजर चेंज होता रहता है, तो उसकी जो एक्सपोजर को ट्रैक करेगा कैमरा, उसकी सेटिंग है कि आपको उसको माइल्ड रखना है, आपको एग्रेसिव रखना है या आपको हाई रखना है। इसमें यह है कि जो आपकी ब्राइटनेस होगी, जो इमेज में ब्राइटनेस आ रही है वो बहुत स्मूथ तरीके से आएगी, ठीक है। अगर आप बहुत ही माइल्ड रखोगे, अगर आप बहुत हाई रखोगे तो फिर वो बहुत स्पीड से एकदम से थोड़ी देर में आपका पूरा स्क्रीन सफेद हो जाएगा, जो कि आप नहीं चाहोगे। अगली सेटिंग जो है वो है आपका शटर टाइप इन इंटरवल। तो यहाँ पे अपने इस कैमरा में 2 टाइप के शटर हैं, एक है इलेक्ट्रॉनिक शटर और एक है मैकेनिकल शटर। जो मैकेनिकल शटर है वो लिटरली जितनी बार भी फोटो खींचती है वो खट के चीज एक उठती है, फोटो खींचती है। और इलेक्ट्रॉनिक शटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली फोटो खींचता है, मतलब कोई चीज मूव नहीं होती है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉनिक शटर की खासियत यह है कि वो बिल्कुल साइलेंट होती है, कोई चीज मूव नहीं होती। तो आपका अगर आप कुछ ऐसी चीज का फोटो खींच रहे हैं जो फास्ट स्पीड से मूव नहीं हो रही, तो इलेक्ट्रॉनिक शटर वुड बी अ गुड ऑप्शन। इलेक्ट्रॉनिक शटर का नुकसान ये है कि अगर आपके उसमें कोई फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है, कोई भाग रहा है, आप किसी स्पोर्ट्स इवेंट में है, एथलेटिक वगैरह चल रहा है, वाइल्ड लाइफ में किसी जानवर को ट्रैक कर रहे हैं, तो बहुत ही डिस्टॉर्शन आ सकता है। तो वहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज नहीं करना चाहेंगे। अब क्योंकि मैं एस्ट्रो शूट में गया था, वहां तो कुछ स्पीड से मूव नहीं हो रहा था, तो मैंने इसमें इलेक्ट्रॉनिक शटर रखा हुआ था, इससे आवाज भी नहीं होती है और सही रहता है, कैमरा ज्यादा हिलता नहीं है। फिर आता है शूट इंटरवल प्रायोरिटी। जो लास्ट सेटिंग है ये उनके लिए जो इसको मैनुअल मोड में यूज ना करके आपका शटर प्रायोरिटी या अपर्चर प्रायोरिटी में यूज करते। तो वहां पे क्या होता है कि कैमरा आपके एक्सपोजर को सही रखने के लिए अपने आप डिसाइड कर लेता है कि अब मेरे को शटर स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या मेरे को अपर्चर बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आपका जो इसमें एक्सपोजर आए वो एकदम बैलेंस आए, इमेज एकदम वाइट या डार्क ना हो जाए। तो ये उस सिनेरियो के लिए मैं तो मैनुअल में ही शूट करता हूं, तो मैंने कभी इसको यूज नहीं करा है।
ओके, यहाँ पे हम आ गए। अब हम चलते हैं छठे नंबर की सेटिंग के ऊपर, जिसका नाम है शटर एंड साइलेंट नंबर 6। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, ये बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक शटर को ऑन करने के लिए ये सेटिंग बनी हुई है, तभी इसका नाम है साइलेंट मोड सेटिंग। यहाँ पे आप जाओगे तो आप यहाँ पे साइलेंट मोड को ऑन या ऑफ कर सकते हो। तो विदेशों में लोग चर्च के अंदर शादी करते हैं, मैं यूके में हूँ, मैं कई बार पहले शादियों में यहाँ पे गया हूँ, तो वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं कि जब फोटो खींचे तो उसकी किचिक करके आवाज़ ना आए, क्योंकि चर्च बहुत ही शांत जगह होती है और हल्की सी भी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा गूंजती है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये साइलेंट शटर बहुत यूज़ करा जाता है। इसके बाद जो इसके नीचे एक सेटिंग है वो टारगेट फंक्शन सेटिंग है। ये भी आपकी साइलेंट शटर से रिलेटेड ही है। मेरे को पता नहीं कि ये क्या करती है, मैंने कभी इसको यूज़ भी नहीं करा, तो इसकी जो सेटिंग्स हैं वो सारी बाय डिफ़ॉल्ट हैं। शटर टाइप मेरे में अभी मैकेनिकल कर रखा है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक शटर कर सकते हैं, और वो इलेक्ट्रॉनिक शटर तो आपको पता ही है कि जो मैंने पीछे बताया है। फिर नेक्स्ट है ई फ्रंट कर्टन शटर। ये बेसिकली आप जब फ्लैश फोटोग्राफी करते हैं ना, तो फ्लैश की सिंकिंग के टाइम में काम आता है। रेयर कर्टन सिंक, फ्रंट कर्टन सिंक, और उसी में काम आता है। इसकी मदद से आप मतलब स्लो शटर फोटोग्राफी कर सकते हैं विद फ्लैश। बट क्योंकि मैं फ्लैश यूज़ नहीं कर रहा और मैं अभी कर भी नहीं रहा हूँ, करता भी नहीं हूँ, तो इस सेटिंग के बारे में मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा। रिलीज शटर विदाउट लेंस, इसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो बिना लेंस लगे हुए भी अगर आप कैमरा की रिकॉर्डिंग ऑन करेंगे तो कैमरा से फोटो खिंच जाएगी या वीडियो बन जाएगी। तो ये वो सेटिंग है, ठीक है। उसके बाद है रिलीज विदाउट कार्ड। तो मतलब इफ आपके ये वाली सेटिंग ऑन है तो आप अगर फोटो खींचेंगे तो वो फोटो खिंच जाएगी, कहीं सेव नहीं होगी बस। नहीं तो अगर ये सेटिंग डिसेबल रहेगी तो फिर आपकी फोटो भी नहीं खींचेगी। फिर आता है लास्ट एंटी फ्लिकर शूट। तो इसको मैंने अभी ऑन ऑफ कर रखा है, लेकिन आप चाहें तो आप किसी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे एलईडीज लगी हुई हैं, और कई बार एलईडी लाइट पे जब हम शूट करते हैं तो लाइनें आती हैं, फ्लिकर लाइनें हमारी स्क्रीन पे, तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। और आप जब इसको ऑन करेंगे तो वो अपने आप ही उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, और अगर ना हो पाए तो फिर आप वेरिएबल शटर की सेटिंग को ऑन करके, और नीचे जो वेरिएबल शटर का ऑप्शन है यहाँ पे जाके आप लिटरली वेरिएबल शटर डाइन कर सकते हैं। तो इसमें जब आप डालेंगे तो देखिए शटर स्पीड कैसे आएगी। ये देखिए, ये आ रही है 160, 239, ठीक है। और अगर मैं वैसे देखूं तो बिल्कुल आप मतलब पॉइंट्स में डायल कर सकते हैं, 54.5, 46.1। आप इस तरीके से वेरिएबल नंबर डायल कर सकते हो। और वेरिएबल से क्या होता है कि कई बार आपको एक ऐसा वेरिएबल मिल जाता है, फॉर एग्जांपल 50.07, जिसमें आप देखेंगे कि सडनली सारी लाइनें चली गई, तो आप उसको लॉक करके और उससे फिर अपना पूरा शूट कर सकते हैं, और आपके उसमें लाइनें नहीं आएंगी। आपके जो भी आउटकम है, आप फोटो कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, तो ये उस काम में आती है। फिर आते हैं हम नंबर 7 पे, जो है इमेज स्टेबलाइजेशन। सिंपल है, ये स्टेडी शॉट है, इसको ऑन रखना है अपने कैमरे में। इसको आप कर देंगे, आपका कैमरे में जो भी आपका स्टेडी शॉट का ऑप्शन है वो काम नहीं करेगा। फिर स्टेडी शॉट एडजस्टमेंट का ऑप्शन है नेक्स्ट वाला, जो कि मैंने ऑटो पे रखा हुआ है। अगर आप इसमें मैनुअल डालेंगे तो फिर नीचे का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप मैनुअली आके डिफाइन कर सकते हैं कि आप कौन से लेंस के साथ शूट कर रहे हैं। ये सेटिंग तब कारगर होती है जब आप एक ऐसे लेंस के साथ शूट कर रहे हैं, विंटेज लेंस है या मैनुअल फोकस लेंस है, जिसका आपके कैमरा के साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन नहीं है। तो वहाँ पे कैमरा को पता नहीं लग पाता कि आप कौन से लेंस के साथ शूट कर रहे हैं, तो कैमरा उसके लिए आईबीएस डिसाइड नहीं कर पाता कि किस टाइप का आईबीएस यूज करना है। तो अगर आप कोई ऐसा लेंस यूज कर रहे हैं तो आप मैनुअल करके अंदर जाके डिसाइड कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 45mm या 40mm लेंस यूज कर रहा हूँ। तो फिर कैमरा को पता लग जाता है, अच्छा आप 40mm लेंस यूज कर रहे हैं, तो फिर वो अपनी पूरे आईबीएस की सेटिंग उस 40mm लेंस के हिसाब से बना लेता है। ये तभी काम आता है जब आप कोई विंटेज या फिर मैनुअल टाइप का लेंस यूज कर रहे हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर आता है जूम सेटिंग। जूम सेटिंग के आएंगे तो आपको यहाँ पे जूम रॉ इमेज में तो मेरे को वो आपका पूरा वैसा दिखा रहा है क्योंकि मैं रॉ पे हूँ। अब मैंने रॉ बंद कर दिया तो अब ये जूम सेटिंग इनेबल हो गई और यहाँ पे ये पूरा जूम दिखा रहा है, लेकिन ये डिजिटल जूम है दोस्तों। उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये सेकंड ऑप्शन है ना, जूम रेंज, इसमें जाएं और यहाँ पे आके क्लियर इमेज को ऑन कर लें। ऑप्टिकल जूम की क्वालिटी तो आपको पता ही है, ऑप्टिकल जूम तो अपना लेंस वाला जूम है, ये इसके लिए तो कुछ जरूरत ही नहीं है, तो ऐसे ही काम करेगा। लेकिन अगर आपको कोई डिजिटल जूम यूज करना है तो क्लियर इमेज जूम की क्वालिटी बहुत हद तक बिल्कुल ही ऑप्टिकल जैसी है, तो इसको सिलेक्ट करें। और उसके बाद जब आप ऊपर आएंगे जूम में, तो फिर जो आप जूम करेंगे तो वो क्लियर इमेज जूम यूज होगा, मतलब कि क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी आपकी।
तो ये फंक्शन वो काम करता है। फिर कस्टम की जूम स्पीड, ये कस्टम सेटिंग है, तो ये मैं तब बताऊंगा जब हम शॉर्टकट पे बात करेंगे। और रिमोट जूम सेटिंग ऑप्शन, ये बेसिकली तब काम करेगा जब आप अपने कैमरा के साथ रिमोट यूज कर रहे हैं। आई थिंक सोनी का एक ब्लूटूथ रिमोट भी आता है जिसमें जूम का ऑप्शन होता है, तो आप उसको मतलब कितनी स्पीड से जूम करें जब आप रिमोट का बटन दबाएं, वो सारा सेटिंग आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसी के अब हम लास्ट ऑप्शन में आ गए जिसका है शूटिंग डिस्प्ले नंबर 9। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आ गया आपका ग्रिड लाइंस, मतलब हम लोग कई बार रूल ऑफ थर्ड फॉलो करते हैं और बहुत सारी चीजें फॉलो करते हैं। तो पहले तो आपको इसको ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो आपकी वो ग्रिड डिस्प्ले नहीं होगी। फिर नीचे जो सेकंड ऑप्शन है ग्रिड लाइन टाइप, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आपको डायगोनल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, आपको रूल ऑफ थर्ड चाहिए, आपको गोल्डन रेशियो चाहिए, आपको जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और फिर लाइव व्यू डिस्प्ले सेट, बेसिकली ये जो सेटिंग है ये आपके जो कैमरा का लाइव व्यू है उसके ऊपर है। पहला जो ऑप्शन आया है लाइव व्यू डिस्प्ले, इसके अंदर अगर आप जाएं तो यहाँ पे ऑन और ऑफ इफेक्ट, सेटिंग इफेक्ट ऑन, सेट इफेक्ट ऑन आ रहा है। और इसमें हम देखें तो वो सिंपली बोल रहा है कि आप जब कैमरा का जब वाइट बैलेंस चेंज करेंगे, एक्सपोजर चेंज करेंगे, तो क्या आप अपने स्क्रीन पर देखना चाहेंगे कि उसका असर क्या पड़ने वाला है फोटो लेने से पहले। हमारे पुराने DSLR के ज़माने आपको याद है कि हम पहले सेटिंग सेट करते थे, फिर फोटो लेते थे, फिर हमको पता लगता था ओह ये तो बहुत पीली आ गई, ओह ये तो बहुत नीली आ गई। अपने नए कैमरों में मिररलेस में ये ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपको पहले ही दिखाने लगेगा कि अगर आपने ISO बढ़ा रखा है तो इतनी वाइट इमेज आने वाली है, या अगर आप वाइट बैलेंस गलत यूज कर रहे हैं तो इतनी येलो इमेज आने वाली है। तो उसके लिए आपको ये वाली सेटिंग ऑन करनी पड़ेगी और ये बाय डिफॉल्ट शायद ऑन ही होती है। फिर आ रहा है एक्सपोजर इफेक्ट, इसमें दो ऑप्शन आ रहा है, एक्सपोजर सेट एंड फ्लैश, मतलब सेटिंग और फ्लैश के टाइम पे या खाली सेटिंग के टाइम पे। तो ये फ्लैश, जब आपका कैमरा फ्लैश के साथ शूट कर रहे हैं तो ये उस सेटिंग को भी सिमुलेट कर सकता है कि फ्लैश के साथ कैसे आएगा। मेरे को ही नहीं पता कि वो कितनी एक्यूरेट होती है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा यूज नहीं करा, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता नहीं पाऊंगा। दूसरा फ्रेम रेट लो लिमिट, तो बेसिकली कई बार आपका जो लाइव व्यू है उसका फ्रेम रेट ये स्लो कर सकता है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो इसी के साथ हमारा पहला कैमरा मेन्यू खत्म हुआ भाई साहब, मतलब वाट लग गई और अभी बहुत सारे बचे हुए हैं। तो अब हम बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ जो कि है एक्सपोजर एंड कलर। और इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इसका नाम है एक्सपोजर। अब एक्सपोजर के अंदर 3 प्रकार की सेटिंग आपको मिलेगी। पहला ISO, जो कि ऑब्वियसली आपको यहाँ पे आके आप ISO सेट करोगे अपने कैमरे का। यहाँ से करना नहीं है, ये सारी चीज़ें बटन्स में असाइन करोगे तभी लाइफ आसान होगी। अगर आप ऐसे मेन्यू के अंदर आगे करोगे तो फिर हो गया काम, बन गए फोटोग्राफर। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है। तो यहाँ पे ISO है, यहाँ पे अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपका वो ISO की सेटिंग दिखाएगा, आप जो चाहे यहाँ पे 4000, 5000, 800 जो सेट कर सकते हैं। फिर एक सेकंड ऑप्शन है आपका ISO रेंज लिमिट, तो यहाँ पे आप रेंज डिसाइड कर सकते हैं कि मिनिमम ISO कितना रहे और मैक्सिमम कितना रहे। और ये कब काम में आता है, जब आप अपने कैमरे के अंदर एक ऑप्शन होता है ऊपर, अगर हम ISO में जाएं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, जब आप एकदम टॉप पे जाएंगे तो इसका आएगा ऑटो ISO। तो जब आप ऑटो ISO पे सिलेक्ट करेंगे तो फिर उस टाइम ये जो रेंज आपने यहाँ पे दे रखी है 50 से लेकर 20,000 तक की या 2,000 तक की जो भी है, कैमरा उसके बीच में रहेगा। कैमरा 50 से नीचे नहीं आएगा और 20,000 से ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि इसको पता है कि आपने ये रेंज दे रखी है। अब ये रेंज कैसे आएगी, ये रेंज आएगी आपके टेस्टिंग से। आप जिस भी इन्वायरमेंट में शूट कर रहे हैं वहाँ पे, जैसे कि अगर आप वेडिंग शूट करते हैं तो आप वेडिंग में कहीं पे गए हैं तो वहाँ पे पहले 5 मिनट खड़े होके हाईएस्ट ISO बढ़ा के और 1-2 फोटो लेके देख लो कि एक 10,000 पे ले ली, एक 15 पे ले ली, एक 20 में ले ली। जिसमें आपको लगने लगे कि भैया 12,000 के बाद की जो फोटो आ रही है वो बहुत बेकार आ रही है, उसमें बहुत ग्रेन आ रही है और वो ठीक नहीं हो सकती, तो अपने कैमरे की जो हाईएस्ट रेंज है उतने पे सेट कर दो, ताकि कैमरे को पता है कि मेरे को इससे ऊपर जाने नहीं है और आपकी फोटो सेफ रहेंगी, बची हुई रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो करना होता है। फिर यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन है ऑटो ISO मिनिमम, और ये मैंने स्टैंडर्ड कर रखा है और ये मेरे में ग्रेड आउट है। ये मेरे में ग्रेड आउट इसलिए है क्योंकि मैं ऑटोमेटिक मोड पे शूट नहीं करता, मैं ना इस सेटिंग को कभी यूज नहीं करता, तो मेरे को सच में पता भी नहीं है कि ये सेटिंग कैसे काम करती होगी, तो मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, फिर आता है हम नंबर 2 पे जिसका नाम है एक्सपोजर कंपनसेशन। ये सेटिंग भी मैं कभी यूज नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो एक्सपोजर कंपनसेशन का जो सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोजर कंपनसेशन ही है। इसमें आप जब आएंगे तो आप जिस भी सेटिंग में, आप जिस भी आपने अपने कैमरे पे जो भी सेट कर रखा है, ठीक है, अपना f2.8 कर रखा है और शटर स्पीड 100 है, ISO 200 है,
सडनली आपको लगता है कि हल्की सी डार्कनेस हो रही है, तो अंदर जाके आप शटर स्पीड चेंज करो, वो करो, उतनी देर में आप शॉर्ट मिट्स हो जाएगा। तो अगर आप इस बटन को किसी शॉर्टकट पे असाइन कर लो तो फिर आप अपने एक्सपोजर को कॉम्पनसेट कर सकते हो। ठीक है, कि आपको कितना करना है कॉम्पनसेट, आपको यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो और वो क्विकली हो जाएगा। आपका बढ़ाना है तो बढ़ जाएगा, घटाना है तो घट जाएगा। इसके नीचे जो दूसरा ऑप्शन है जिसका नाम है एक्सपोजर स्टेप, ये ऊपर वाले से ही लिंक है कि जब आप एक्सपोजर कॉम्पनसेशन में जाएं तो आपका जो एक्सपोजर मूव हो वो कितने स्टेप्स में मूव हो, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब पहुंचे तो 0.3 EV मूव हो, 0.6 EV मूव हो, 1 स्टॉप मूव हो, वो आप यहाँ पे पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं। फिर आता है तीसरा ऑप्शन, एक्सपोजर स्टैंडर्ड एडजस्टमेंट। अगेन मेरे को नहीं पता कि ये फंक्शन क्या करता है, तो हम इसको छोड़ के आगे चलते हैं। फिर आते हैं बहुत बढ़िया मीटरिंग मोड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मीटरिंग मोड में अगर आप चाहेंगे, सबसे पहला ऑप्शन आता है मीटरिंग मोड। इसके अंदर आप जाओ तो आपको मिलेगा मल्टीमीटर, सेंटर, स्पॉट, ठीक है, फिर एंटायर स्क्रीन का एवरेज, फिर आएगा हाईलाइट। ये काफ़ी काम के होते हैं, स्पेशली अगर आप किसी बैकलाइट सिनेरियो में फ़ोटो खींच रहे हो या आप कहीं ऐसी जगह पे हो जहाँ पे बहुत ब्राइटनेस है, ठीक है, तो वहाँ पे इन मीटरिंग मोड को यूज़ करके आप बेटर फोटो लेके आ सकते हो। ये अपने आप में ही एक अपना ट्यूटोरियल का टॉपिक है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपको मीटरिंग मोड पता है तो यहाँ पे वो सेटिंग है, यहाँ से आके आप एडजस्ट कर सकते हो मीटरिंग मोड को। फिर आता है अगला ऑप्शन, फेस प्रायोरिटी इन मीटरिंग मोड। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई मीटरिंग मोड सेट करी है जहाँ पे बहुत ब्राइटनेस है उसके लिए, अब वहाँ पे एक बंदा बैठा है तो कैमरा क्योंकि ओवरऑल मीटरिंग मोड देखेगा कि ओवरऑल शॉट में बहुत डार्क ब्राइटनेस है, तो वो अपने आप उसको ब्राइटनेस को कम कर देगा, जिससे जो बंदा बैठा है उसकी शक्ल डार्क हो जाएगी। तो अगर आप उसमें जाके इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे, फेस प्रायोरिटाइज, तो इससे कैमरे को आप ये बोल रहे हो कि भाई तुम मीटरिंग तो करो, लेकिन अगर तुम्हारे शॉट में कोई फेस है तो उसका ध्यान रखो, वो डार्क नहीं होना चाहिए। तो अपना मीटर को ऐसे एडजस्ट करो कि हमारे सब्जेक्ट का फेस ज़्यादा डार्क ना हो, और वो तभी होगा जब आप इसको ऑन करेंगे। तो मेरे में ये ऑन है। फिर आता है स्पॉट मीटरिंग पॉइंट। स्पॉट मीटर पुराने जमाने के कैमरों में एकदम सेंटर में होता था, सेंटर में एक डॉट होता था, उसको हम बोलते थे स्पॉट मीटर। अब नए कैमरों में स्पेशली इसमें ही फोकस पॉइंट से लिंक हो गया है। तो अगर आप फ्लेक्सिबल फोकस यूज़ कर रहे हैं तो जिस भी पॉइंट पर आप अपना फोकस रखेंगे वो कैमरे के लिए स्पॉट मीटर की रीडिंग लेने का पॉइंट होगा। तो भले ही आपका कैमरा एकदम सामने रखा हो, लेकिन अगर आपका फोकस यहाँ पे है तो कैमरा इस पॉइंट को मीटर करेगा, क्योंकि आप इसको फोकस कर रहे हो, जो कि कैमरे को समझ में आएगा कि अच्छा ये आपका सब्जेक्ट है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो मैंने इसको फोकस पॉइंट लिंक करके रखा हुआ है। आप चाहो तो इसको अपने पुराने कैमरों के तरह सेंटर पे भी कर सकते हो, ठीक है। फिर AEL विथ शटर बटन, तो बेसिकली एक्सपोजर लॉक। जैसे आप शटर बटन दबाओगे आपका एक्सपोजर लॉक हो जाएगा। इसको आप ऑटो भी कर सकते हो, इसको ऑन भी कर सकते हो, इसको ऑफ भी कर सकते हो। तो ये कैमरा के ऊपर छोड़ दो कि कब उसको लॉक करना है, कब इसको अनलॉक करके रखना है। मैंने इसको ऑटो पे रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। फिर अगर हम वापस आए तो अगला पूरा मेन्यू फ्लैश का आ जाता है। फ्लैश तो मैं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ इस कैमरे के साथ, तो मैं इसके बारे में क्या ही एक्सप्लेन करूँ। उसके बाद नेक्स्ट मेन्यू जो है वो है वाइट बैलेंस का। वाइट बैलेंस में आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला है कलर टेम्परेचर फिल्टर। ऑब्वियसली इसके अंदर आप जाके अपना वाइट बैलेंस का प्रीसेट एडजस्ट कर सकते हो। फिर ये प्रायोरिटी सेट इन वाइट बैलेंस के अंदर 3 ऑप्शन आते हैं। स्टैंडर्ड आता है, फिर एक आता है एम्बियंस, और फिर आता है वाइट प्रेफरेंस। मेरे को नहीं पता कि इनमें क्या डिफरेंस आता है, बट यहाँ पे मैं फोटोज़ आपको लगा के दिखा रहा हूँ तो आप खुद चेक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है शटर ऑटो वाइट बैलेंस। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके। बेसिकली आप अगर तो ये वाला जो ऑप्शन है कंटिन्यूस शूटिंग वाला, इसमें वाइट बैलेंस आपका शटर दबाते ही फिक्स हो जाएगा। अगर आप कोई एक शूट कंटिन्यूस कर रहे हैं तो पहले शॉट पे ही वो वाइट बैलेंस को फिक्स कर देगा। इस वाले ऑप्शन में जैसे ही आप शटर को हाफ फ्लैश करेंगे आपके एक्सपोजर के साथ वाइट बैलेंस वैल्यू भी लॉक हो जाएगी। लास्ट ऑप्शन में आपका वाइट बैलेंस फिक्स नहीं होगा इवन आफ्टर प्रेसिंग द शटर बटन। मतलब शटर बटन के प्रेस होने के बाद भी अगर कुछ कलर में चेंजेस होते हैं तो वाइट बैलेंस उसके हिसाब से रिएक्ट करेगा। फिर आता है कलर टोन, अगला ऑप्शन। यहाँ पे आता है डायनेमिक रेंज ऑप्टिमाइजर। इसको बेसिकली DRO सेटिंग होती थी हमारे अंदर पुराने कैमरों में, ये यहाँ पे भी है। ये थोड़ा सा HDR लुक देता है आपकी फोटोज़ पे। अगर आप किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है, डार्कनेस, तो सबको बैलेंस करके HDR लुक बना के देगा। यहाँ पे इस सेटिंग के मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे। मैंने इसको ऑटो में कर रखा, लेकिन आप इसको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 अप टू 5 लेवल तक एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटो में अच्छा काम करता है। फिर आता है क्रिएटिव लुक। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इट्स लाइक अ फिल्टर
जैसे हमारे फूजी के कैमरों में एक रेसिपीज होती है, लोग अलग अलग तरीके के फिल्टर यूज करते हैं और वो फोटोज आती है, उसी तरीके से सोनी ने ये क्रिएटिव लुक बनाया। और इनकी अच्छी बात यह है कि इनके हर लुक के अंदर के पैरामीटर्स को आप एडजस्ट कर सकते हो और अपने हिसाब से एक डिफरेंट लुक क्रिएट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं फुल ट्यूटोरियल लेके आ रहा हूँ क्योंकि ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो बहुत कम लोग यूज़ कर रहे हैं, और ये फोटोज़ में नहीं वीडियोज़ में भी काम करता है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसका कलर ग्रेडिंग में हाथ तंग है या कलर ग्रेडिंग आपको कॉम्प्लिकेटेड लगती है, तो ये जो ऑप्शन है ये आपको बचा सकता है। तो वेट करिएगा, जल्दी इसके ऊपर ट्यूटोरियल आने वाला है। इसके बाद आता है पिक्चर प्रोफाइल। ये अपना वीडियो फीचर है, जहाँ पे S-Log2, S-Log3, S-Cinetone आप यूज़ करते हो तो ये ऑफ कर रखा है फोटोज़ में। और फिर आता है एक स्किन टोन सॉफ्टनिंग इफेक्ट। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो फिर इसमें भी आपको ऑप्शन आएगा हाई, मिड, लो। बेसिकली ये स्किन को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देता है, जो किसी की रफ स्किन है, स्पेशली अगर आप किसी वेडिंग में शूट कर रहे हैं, ब्राइड का शूट कर रहे हैं, तो इसको मिड या लो या हाई पे रखेंगे तो बहुत ही ग्लोइंग सी सॉफ्ट सी स्किन आएगी, ऐसा लगेगा कि एडिट करके आपने वो करा हुआ है। तो ये इस कैमरा में इनबिल्ट ऑप्शन है, आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट हम जाएं, ज़ीब्रा डिस्प्ले। ये अगेन आपका वीडियो सेंट्रिक फीचर है, तो फोटोज में हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वाओ, तो इसी के साथ ये वाला खत्म हो गया और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जिसका नाम है आपका फोकस। तो अगला जो मेन्यू है वो पूरा फोकस सेटिंग के ऊपर है, और इसमें जो सबसे पहला ऑप्शन आता है वो आता है AF एंड MF। इसके अगर हम अंदर जाएं तो पहला आ रहा है फोकस मोड, जहां पे आपको ऑप्शन मिलते हैं सिंगल शॉट, ऑटोमेटिक AF, कंटिन्यूअस AF, DMF एंड मैनुअल। यहाँ पे जाके आप अपने हिसाब से फोकस को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस प्रकार का फोकस चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है प्रायोरिटी सेट इन द AFS। अगर हम इसके अंदर जाएं तो आपको उसको 3 ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है AF, दूसरा मिलता है रिलीज, तीसरा मिलता है बैलेंस एम्फेसिस। अगर आप पहले वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे तो जब तक आपका सब्जेक्ट फोकस में नहीं आएगा कैमरा फोटो नहीं खींचेगा। आप बटन दबाते रहोगे लेकिन वो कैमरा फोटो नहीं खींचेगा। दूसरा जो रिलीज ऑप्शन है उसमें यह है कि भले ही आपका सब्जेक्ट फोकस में हो या ना हो, जैसे ही आप शटर बटन दबाओगे कैमरा फोटो खींच देगा। तीसरा ऑप्शन ये है बैलेंस एम्फेसिस। ये जो तीसरा ऑप्शन है ये इन दोनों का मिक्स है। उसके बाद अगला जो सेटिंग है वो है प्रायोरिटी सेट इन AFC। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही सेम सेटिंग है कि अगर आप AF में करते हो तो जब तक शटर नहीं दबेगा, जब तक मतलब आपका फोटो नहीं खींचेगी, जब तक कि आपका सब्जेक्ट फोकस में नहीं आता। और बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो सेम है, तो मैंने यहाँ पे भी बैलेंस एम्फेसिस में क्लिक करके रखा हुआ है। अब आते हैं AF ट्रैकिंग सेंसिटिविटी, और इसके बारे में शायद मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मेरे को ज़्यादा पता भी नहीं है और मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया है। फिर अगला आता है AF इल्यूमिनेटर। सो बेसिकली यहाँ पे एक लाइट होती है, अगर आप अंधेरे में फोकस करने की कोशिश करेंगे तो ये लाइट जलेगी, रेड कलर की लाइट, और ये आपके सब्जेक्ट पे पड़ेगी, जिससे कैमरा को सब्जेक्ट ढूंढने में आसानी होगी। तो ये उसका ऑप्शन है यहाँ पे, ये मैंने ऑटो कर रखा है। फिर अपर्चर ड्राइव इन AF, ये भी मैंने बहुत कम यूज़ किया है दोस्तों, और इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है AF विद शटर। तो इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो जैसे ही आप शटर को हाफ प्रेस करेंगे कैमरा सब्जेक्ट पे फोकस करेगा। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है प्री AF, और उसका मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो कैमरा पहले से ही फोकस करेगा, वो आपके शटर बटन के हाफ प्रेस होने का वेट नहीं करेगा। ये इस मोड से थोड़ी बैटरी लाइफ पे असर पड़ सकता है, क्योंकि कैमरा हर टाइम, अगर कैमरा आपका ऑन है तो वो हर टाइम एक सब्जेक्ट को ढूंढने की कोशिश करता रहेगा, जिससे आपकी फोकसिंग मोटर कंटिन्यूस काम करती रहेंगी। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि ऑब्वियसली है फोकस एरिया। और यहाँ पे पहला जो जाओ फोकस एरिया, तो यहाँ पे आप नाना प्रकार के फोकस एरिया है अपने इस कैमरा के अंदर। आपका वाइड हो गया, ठीक है, फिर आपका जोन हो गया, सेंटर हो गया, स्पॉट हो गया, एक्सपेंड स्टॉप हो गया, फिर कस्टम भी आता है। कस्टम में भी C1, C2, C3 अलग अलग ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं। एंड देन ट्रैकिंग में आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे, तो यहाँ पे आप अपने इन फोकसेस को यूज़ कर सकते हैं। फिर आ गया फोकस एरिया लिमिट। तो इसके अंदर आएंगे तो इसमें बहुत प्रकार के फोकस एरिया है, और कई बार हम लोग वो सब यूज़ नहीं करते। वेडिंग फोटोग्राफर्स एक पर्टिकुलर टाइप के फोकस पे काम करते हैं, वाइल्ड लाइफ वाला किसी अलग पे काम करेगा, पोर्ट्रेट शूटर किसी अलग पे काम करेगा। तो इतने सारों का यूज़ करने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आप यहाँ पे आके उन मोड्स को अनचेक कर सकते हैं जो मोड आप यूज़ नहीं करते, और वो फिर आपके मेन जहाँ पे जब आप सेलेक्ट करने जाओगे तो वहाँ पे नहीं दिखाएगा, तो फिर आपके पास ऑप्शंस कम दिखाएगा, विच मीन्स कि आप जल्दी टॉगल कर पाओगे नए नए फोकस मोड के ऊपर, और वो सेटिंग यहाँ से आपको मिल जाएगी।
फिर आता है स्विच वर्टिकल हॉरिजॉन्टल AF एरिया। तो इसमें क्या है कि इसमें 3 ऑप्शन है, पहला तो ऑफ है, दूसरा है AF पॉइंट ओनली, और लास्ट है AF पॉइंट एंड AF एरिया। जब आप वर्टिकल शूट करते हो तो ये जो फोकस एरिया और जो फोकस पॉइंट की सेटिंग है ये उसको वर्टिकल के हिसाब से एडजस्ट कर देता है ताकि आपके लिए आसान रहे चीज़ों पे फोकस करना। अब इसमें 2 ऑप्शन है, आपको खाली फोकस पॉइंट को वर्टिकल के और हॉरिजॉन्टल के हिसाब से करना है या फोकस पॉइंट और एरिया को भी करने हैं। फिर फोकस एरिया का कलर, कि आपको क्या कलर चाहिए। फोकस एरिया का कलर व्हाइट है, रेड है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, मैंने व्हाइट करके रखा हुआ है। तो अगला है AF एरिया रजिस्ट्रेशन, ये भी मैंने बहुत कम यूज किया है दोस्तों और इसके बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आता है दोस्तों अपना AF एरिया ऑटो क्लियर, और इसको आप ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। इसका सिंपली मतलब ये है कि अगर आप इसको ऑन कर देते हैं तो जैसे ही आपका फोकस लॉक होगा वो जो एरिया है आपका फोकस वाला वो अपने आप ही हट जाएगा, स्क्रीन से आपको दिखाएगा नहीं। और इसको अगर आप ऑफ रखते हैं तो फिर वो भले ही आपने सब्जेक्ट पे फोकस कर लिया लेकिन वो एरिया दिखाता रहेगा आपको। ओके दोस्तों, जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है आपका फोकस एरिया के ऊपर। तो इनमें बेसिकली एरिया डिस्प्ले ड्यूरिंग द ट्रैकिंग, AFC एरिया डिस्प्ले, फेस डिटेक्शन एरिया डिस्प्ले, सर्कुलेशन ऑफ फोकस पॉइंट और AF फ्रेम मूवमेंट अमाउंट। ये सारे ही बेसिकली आपको एरिया, जो फोकस का एरिया है उससे रिलेटेड है कि मतलब वो डिस्प्ले कैसे हो। एक्चुअल फंक्शनैलिटी का इसमें ज़्यादा कोई रोल नहीं है और इनको मैंने ज़्यादा यूज़ भी नहीं करा है, तो मैं इनको इनकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे ही यूज़ किया है आज तक, तो शायद मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊंगा, तो हम इसको स्किप करते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट में जो है फेस और आई AF। अब इसमें सबसे पहला ऑप्शन है वो फेस आई AF प्रायोरिटी इन AF। इसको अगर आप ऑन करेंगे तो हमेशा ये जितने भी सब्जेक्ट होंगे वहाँ पे अगर इसको फेस या आंखें दिखेंगी तो ये पहले उन पे लॉक करेगा। तो अगर आप नॉर्मली लैंडस्केप का फोटो खींच रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे टूरिस्ट स्पॉट पे जहाँ पे लोग भी हैं और पहाड़ भी हैं और आपको पहाड़ों का फोटो खींचना है तो इसको ऑफ रखिएगा, अदरवाइज ये बार बार लोगों के फेस को लॉक करेगा या उनकी आंखों पे लॉक करेगा जबकि आपका सब्जेक्ट पहाड़ और लैंडस्केप होने वाला है। उसके बाद है फेस एंड आई सब्जेक्ट। यहाँ पे आप ये डिफाइन करेंगे कि ये किसका फेस और आई ट्रैक करना है। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है ह्यूमन, एनिमल और बर्ड। अब ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के टूर पे निकले हैं और आप सारे जानवरों को देखने वाले हैं तो आप इसको एनिमल पे कर देंगे, अगर आप बर्ड शूटर है तो आप बर्ड पे कर देंगे। नॉर्मली हम ह्यूमन पे ही रखते हैं क्योंकि हम लोग इवेंट वगैरह कैप्चर कर रहे हैं, नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में इसको यूज कर रहे हैं। फिर आता है अगला जो सब्जेक्ट सिलेक्शन सेटिंग। यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिखा रहा है, ह्यूमन, एनिमल और बर्ड। अगर आपको पता है कि आपको इसमें ह्यूमन को ही रखना है, ठीक है, आप मोस्टली ह्यूमन पे काम करते हैं, तो आप एनिमल और बर्ड को अनचेक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जब आप इसको किसी कस्टम बटन पे असाइन करेंगे तो वहां पे जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन होगा ऑन ऑफ करने का। अदरवाइज अगर आप तीनों को चेक रखेंगे तो जैसे आप कस्टम बटन को क्लिक करेंगे वहां पे पहले वो ह्यूमन पे जाएगा, फिर एक बार और क्लिक करेंगे तो फिर वो आई और बर्ड पे जाएगा, तो इसमें टाइम बर्बाद होता है। तो अगर आपको पता है कि आप 90% ह्यूमन जोन में ही काम करने वाले हैं तो फिर बाकी दोनों को अनचेक करने का सेंस बनता है यहाँ पे। फिर अगला ऑप्शन है, जब आई सिलेक्ट करे कैमरा तो कौन सी आई पे लॉक करे, लेफ्ट आई पे या राइट आई पे, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। और ऑटो छोड़ देंगे तो कैमरा खुद डिसाइड कर लेगा, जो भी उसको नियरेस्ट दिखेगी वो उस पर लॉक मारेगा। अगला ऑप्शन है फेस आई फ्रेम डिस्प्ले। इसमें आप चाहेंगे तो वो जब आई या फेस पे फोकस लॉक करेगा तो वो फ्रेम डिस्प्ले करेगा उसके ऊपर, तो इससे आपको पता रहेगा कि आपका जो मतलब सब्जेक्ट है वो फोकस में है। फिर फेस मेमोरी शादी और वेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, जहाँ पे आप जो आपके की गेस्ट हैं आप उनके फेसेस को रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर जाके अपने की गेस्ट के फेसेस को रजिस्टर कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कैमरा उन फेसेस को याद रखेगा और जैसे ही कहीं ग्रुप में उनको वो फेस दिखेंगे तो कैमरा सब लोगों को छोड़ के सिर्फ उनके फेस पे ही लॉक मारेगा। इसका ये सेम प्रोसीजर मैंने सोनी के A64 में वहाँ पे भी ये फीचर होता था, तो मैंने उसमें पूरा एक वीडियो बनाया है इसके ऊपर, कोशिश करूंगा यहाँ लिंक लगाने की, तो आपको अगर डिटेल जाके देखना हो कि कैसे करना है तो वहाँ पे आके कर सकते हैं। अब ये जो दूसरा ऑप्शन है ये है रजिस्टर फेस प्रायोरिटी, ये ऊपर वाले से लिंक है। तो अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ही कैमरे की मेमोरी में जो फेसेस आपने सेव करे वो उनको प्रायोरिटी देगा। अगर आप इसको ऑफ कर देते हैं तो फिर वो उन फेसेस को प्रायोरिटी देगा। फिर कैमरा नॉर्मल कैमरे की तरह काम करेगा कि जो भी पास है, क्लोजेस्ट है, जिसको वो आइडेंटिफाई कर पा रहा है उसको लॉक करेगा। फिर अगली सेटिंग जो है वो ऑटो मैग्नीफायर इन मैनुअल फोकस मोड। तो अगर आप मैनुअल फोकस मोड में हैं तो जैसे ही आप कई बार रिंग को घुमाते हैं या हल्का सा भी इसको
फोकस करने के लिए मूव करते हैं तो वो अपने आप ही एक मैग्निफिकेशन ऑन हो जाएगा, जिसमें आप उसको अच्छे से फोकस कर पाएंगे जिस भी चीज़ पे आप फोकस कर रहे हैं। उसके नीचे वाला ऑप्शन है फोकस मैग्नीफायर, तो बेसिकली वहाँ पे एक डब्बा बन के आ जाएगा आपके पास, और उस डब्बे को आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे भी ले जाना है, वहाँ पे ले जाकर जैसे ही आप उस पर ओके करेंगे वो जोन मैग्नीफाई हो जाएगा। फिर आ रहा है मैग्नीफाइंग टाइम, तो यहाँ पे आप एक टाइम डिफाइन कर सकते हैं कि आपका जब फोकस मैग्निफिकेशन हो वो 2 सेकंड के लिए या 5 सेकंड के लिए हो, जो भी आपको टाइम डालना है यहाँ पे। और या फिर आप नो लिमिट डिसाइड करेंगे तो नो लिमिट में वो तब तक मैग्नीफाइड रहेगा जब तक आप मैनुअली जाके उसको ओके ना कर दें। फिर आता है इनिशियल फोकस मैग्निफिकेशन, तो जब पहली बार फोकस मैग्नीफाई करें तो यहाँ पे आके आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको 1x चाहिए या 5.5x चाहिए, इसमें 2 ऑप्शन है। फिर AF इन फोकस मैग्निफिकेशन ऑन, तो अगर आप धोखे से कोई आउट ऑफ फोकस लेंस यूज कर रहे हैं और आप उसमें फोकस मैग्निफिकेशन कर रहे हैं, तो अगर आप ये वाला ऑप्शन ऑन रखेंगे तो वो उस मैग्निफिकेशन वाले मोड के अंदर भी ऑटो फोकस कैमरा करता रहेगा, लॉक रखेगा। अगला है अपना पीकिंग डिस्प्ले, और इसमें सिंपल 3 ऑप्शन है, पीकिंग डिस्प्ले, पीकिंग लेवल एंड पीकिंग कलर। तो पीकिंग डिस्प्ले में आप जाएंगे तो पहले तो फोकस पीकिंग ऑन करेंगे। फोकस पीकिंग क्या होता है, बेसिकली जो भी चीज फोकस में है उसके ऊपर एक इंडिकेटर, एक हाईलाइट से डॉट 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 से बन के आ जाते हैं, जो आपको ये बताता है कि आपका कैमरा ने इस पार्ट पे फोकस कर लिया है। और ये स्पेशली विंटेज लेंस या फिर मैनुअल लेंस के साथ बहुत काम में आता है, क्योंकि मैनुअल लेंस में ऑटो फोकस नहीं होता, तो वहां पे फोकस आंखों से जज करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है, तो वहां पे ये फोकस पीकिंग थोड़ा सा हेल्प कर पाता है। उसके बाद फोकस पीकिंग के लेवल में 3 ऑप्शन है, मिड, लो, हाई। तो मतलब हाईएस्ट इज द ब्राइटेस्ट लेवल, जो बहुत ज्यादा आपको दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे हाई चूज कर सकते हैं। और नीचे कलर आ रहा है, आपको रेड चाहिए, येलो चाहिए, व्हाइट चाहिए, ब्लू चाहिए, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है अपना प्लेबैक सेक्शन। और अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि टाइम बहुत लग रहा है। प्लेबैक द टारगेट, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिखाता है प्ले सेट ऑफ मल्टीमीडिया। तो बेसिकली जो पहला ऑप्शन है, यहाँ पे आप अपना कार्ड सॉस सिलेक्ट करेंगे और ये उस कार्ड के अंदर का मीडिया आपको प्ले करके दिखाएगा। आप फोटोज है तो फोटोज दिखाएगा, वीडियोज है तो वीडियोज दिखाएगा। फिर जो दूसरा ऑप्शन है डिस्प्ले सेट ऑफ मल्टीमीडिया, इस वाली सेटिंग को मैंने ज्यादा यूज नहीं कराया तो मेरे को नहीं पता ये कैसे काम करता है। फिर अगला आता है प्लेबैक फिल्टर्ड कंडीशन, तो यहाँ पे आप जाके कंडीशन फिल्टर कर सकते हैं कि आप अगर डेट के हिसाब से देखें या फोल्डर के हिसाब से, या आपको सिर्फ स्टिल और मूवी में से, अगर आपके पास बहुत सारा इमेज है, बहुत सारा मल्टीमीडिया, और आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें चेक करनी है, तो आप ऐसे फिल्टर लगा के भी कर सकते हैं। फिर अगला जो है इमेज ऑर्डर, तो यहाँ पे इमेज ऑर्डर में 2 ऑप्शन है, एक तो डेट वाइज इमेज और फोल्डर वाइज है। तो नॉर्मली हम डेट वाइज ही देखते हैं, तो ये वो है, सिंपल है। अब आते हैं मैग्निफिकेशन, ये दिखा रहा है जो फोटो आपने खींची है उसका मैग्निफिकेशन। तो मतलब आपको जब फोटो को इनलार्ज करके देखना हो तो यहाँ पे आके आप कर सकते हो। हालांकि ये सारे बटन कस्टम बटन में सेट होते हैं और आपको मेन्यू के अंदर नहीं आना होता है सब करने के लिए, बट मैं क्योंकि अभी बता रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए। इनलार्ज इमेज का मतलब ये है कि ये फोटो को कहीं पे भी इनलार्ज कर देगा, और आपको एक छोटा सा रेक्टेंगल का डब्बा आएगा साइड में जिसमें आप देख सकते हो ये कहाँ पे इनलार्ज कर रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है इनलार्ज इनिशियल मैग्निफिकेशन, इसका मेरे को नहीं पता कि ये क्या करता है, तो हम इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। फिर आ रहा है इनलार्ज इनिशियल फोकस पोजीशन, तो बेसिकली जब आप इनलार्ज करेंगे तो वो कहाँ पे इनलार्ज करे, जहां पे आपने कैमरे का फोकस रखा है वहां पे जाके इनलार्ज करे, या फिर इमेज के सेंटर को इनलार्ज करे। तो यहाँ पे आप अगर आप फोकस रखेंगे तो उसके बाद जाके इनलार्ज करेंगे तो कैमरा का जहां फोकस होगा वो पहले उसको इनलार्ज करेगा, ठीक है। और अगर आप इसी पार्ट को यहाँ पे फोकस सेंटर कर देंगे तो उसके बाद जब भी आप इनलार्ज करेंगे तो वो हमेशा सेंटर पे आके वो करेगा, ठीक है। सिलेक्शन एंड मेमो, तो यहाँ पे आप बेसिकली अपनी फोटोज को रेटिंग दे सकते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये इमेज है, मैं इस पे अगर ओके दबाऊंगा तो ये सिलेक्ट हो गई है, फिर मैं अगली पे जाता हूँ, फिर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर आप इसको प्रोटेक्ट करते हो, विच मीन्स कि अब आप इन इमेज को डिलीट नहीं कर पाओगे क्योंकि इमेज प्रोटेक्टेड है, आप इनको प्रोटेक्ट कर दिया है। उसके बाद रेटिंग में ऑब्वियसली आप यहाँ पे रेटिंग दे सकते हो हर इमेज को। यहाँ पे आपको रेटिंग मिलेगी कि रेटिंग ऑफ 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, और इसको आप कस्टम बटन में अगर असाइन कर लोगे तो लाइव बहुत आसान हो जाएगी। और ये रेटिंग की अच्छी बात ये है दोस्तों कि अगर आप इसको लाइट रूम में लेके आओगे तो वहां पे भी इन रेटिंग के हिसाब से आप अपनी इमेज को फिल्टर और शॉर्ट कर सकते हो। फिर अगर हम बाहर चलें तो रेटिंग सेट एज कस्टम की, तो यहाँ पे आप जाके कोई कस्टम की डिफाइन कर सकते हो और उसमें ये रेटिंग सेट कर सकते हो। फिर आ रहा है क्लिप फ्लैग, ये सेम फीचर जो आपने अभी फोटोज में देखा है कि यहाँ पे हम रेटिंग दे रहे हैं, ऐसे ही आप क्लिप के कोई वीडियो क्लिप आपके पास है तो आप वहां पे आके उसको फ्लैग कर सकते हो। फिर डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट सिंपल, आप इमेज को जाके डिलीट करो और
आपके पास मल्टीपल डिलीट करने का भी ऑप्शन है कि आप चुन सकते हो कि ये सारी सिलेक्ट करो और सबको एक साथ डिलीट कर दो। ऑप्शन नंबर 2 है जिसमें दिखा रहा है डिलीट प्रेसिंग ट्वाइस। तो इस ऑप्शन को अगर आप ऑन करोगे तो फिर वो आपसे डिलीट का कंफर्मेशन वगैरह नहीं मांगेगा। आप डिलीट बटन को 2 बार प्रेस करोगे और आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, या फोटो या वीडियो जिसको भी आप डिलीट करना चाहते हो। और ये तीसरा है कैंसिल फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ और मैं इसको डिलीट करूँ, ये पहले ऑप्शन कैंसिल वाला सिलेक्ट करके रखा हुआ है इसने, ना कि डिलीट वाला। तो अगर मैं इसको ओके पे करूँ तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहीं पे अगर मैंने डिलीट फर्स्ट सिलेक्ट करा होता तो ये वाला ऑप्शन हाईलाइट हो रहा था, और धोखे से अगर मैं ओके कर देता तो ये फोटो डिलीट हो जाती। फिर आते हैं एडिट। एडिट में कैमरा के अंदर ही आप क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, कॉपी करके एक कार्ड से दूसरे कार्ड में डाल सकते हो, फोटो कैप्चर, क्रिएट स्टिल इमेज, ये शायद वीडियो के फीचर हैं। ये बेसिकली वो फंक्शन है दोस्तों जहां पे आप 4K वीडियो से कोई स्टिल निकाल रहे हो। सो अगला ऑप्शन है कंटिन्यूस प्ले फॉर इंटरवल। सो बेसिकली जब आप टाइम लैप्स यूज करोगे वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो, और वो आपकी इमेज को जब आप पूरा सीक्वेंस देखना चाहोगे तो वो आपको बैक टू बैक चला के दिखाएगा कि आपका कैसा फोटो सीक्वेंस आया है। यहाँ पे आप उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हो, प्ले स्पीड फॉर इंटरवल। तो यहाँ पे 5, 6, 7, 8 ऐसे करके स्पीड दे रखी है, आप जो चाहे वो कर सकते हो। तीसरा है स्लाइड शो का ऑप्शन, जो कैमरा में स्लाइड शो दिखाएगा। यार कौन कैमरा में स्लाइड शो देखता है, तो मैंने तो कभी यूज नहीं करा इसको, ठीक है। फिर आता है प्लेबैक ऑप्शन। प्लेबैक ऑप्शन में पहला आ रहा है इमेज इंडेक्स, 9 इमेज 30 इमेज। इसमें दिखा रहा है कि अगर आप 9 इमेज सेलेक्ट करते हो तो वो एक स्क्रीन में आपको 9 इमेज दिखाएगा। अगर आप 30 सेलेक्ट कर लेते तो वो एक स्क्रीन में आपको 30, तो बेसिकली वो जो स्क्रीन में इमेज का थंबनेल साइज है ना वो छोटा कर देता है। इससे क्या है कि आप बहुत जल्दी जल्दी अगर आप कोई एक पर्टिकुलर इमेज ढूंढ रहे हो तो वो आपको हेल्प हो जाती है एक साथ जल्दी जल्दी देखने में, ठीक है। फिर आता है डिस्प्ले एज अ ग्रुप। यहाँ पे अगर आपने कोई शॉर्ट कंटिन्यूस शूटिंग के बर्स्ट मोड में लिए हैं या फिर आपने इंटरवल शूटिंग मतलब टाइम लैप्स में लिए हैं, तो वो उन इमेजेस को बजाय एक एक इमेज दिखाने की आपको एज अ ग्रुप दिखाएगा कि ये एक ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। आप लिटरली उसके अंदर जाकर उसको प्ले कर सकते हो तो वो पूरी सीरीज में प्ले होगा। फिर आता है डिस्प्ले रोटेशन, मतलब डिस्प्ले वो ऑटोमेटिकली रोटेट हो जाएगा बेस्ड ऑन योर कैमरा के। अगर आप कैमरा ऐसा पकड़े हो और आपने हॉरिजॉन्टल स्क्रीन ली है, इमेज ली है, तो वो अपने आप रोटेट हो जाएगा। फिर फोकस फ्रेम डिस्प्ले, तो ये आपके स्क्रीन पे ही दिखा देगा कि आपने जो फोटो खींची है उसमें एक्चुअली आपने फोकस कहाँ पे किया था, तो वो फ्रेम बन के आ जाएगा। फिर आता है डिस्प्ले स्पेसिफाइड टाइम इमेज। ये बेसिकली सॉर्टिंग ऑप्शन है कि आप अपना एक टाइम डाल दो कि 8:25 में मैंने कितनी इमेजेस ली थी, तो वो सब निकल के आ जाएगा यहाँ पे। फिर इमेज जंप सेटिंग, कि आप चाहते हो कि किसी एक डायल को आप इसमें कस्टम बटन मतलब असाइन कर सकते हो, जिससे आप जब उसको घुमाओगे तो उस इमेज अपने आप नेक्स्ट पे जाएगी। आप उस पर ये भी डिसाइड कर सकते हो कि आप एक बार में अगर 5 जंप करना चाहो तो आप एक घुमाओ तो एक बार में 5 इमेज जंप कर जाए। नेक्स्ट कैटेगरी दोस्तों आ गई है हमारी नेटवर्क, तो आप जल्दी से उस पर काम करते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे आ रहा है आपका स्मार्टफोन कनेक्शन। तो इसमें आपको अपने स्मार्टफोन कनेक्शन करना है तो आपको ये इनकी क्रिएटर ऐप स्मार्टफोन में डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। उससे आप अपने इसको मॉनिटर भी कर सकते हो, इसको कंट्रोल भी कर सकते हो। बहुत बढ़िया सिस्टम है वो। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, मेरा जेंडर चेंज हो गया वीडियो बनाते बनाते। फिर रिमोट शूटिंग फंक्शन, अगर आप रिमोटली अपने कैमरा को लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हो या किसी रिमोट डिवाइस फोन से कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको यहाँ पे आके वो सारा सेटअप करना पड़ेगा। रिमोट शूटिंग ऑन करना पड़ेगा, पेयर करना पड़ेगा, वाईफाई डायरेक्ट की इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। ये सारे मैं आपको ऊपर से बता सकता हूँ क्योंकि ये एक्चुअल वैसी सेटिंग है जो जब करो ना तभी समझ में आती है, ऐसे मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। फिर आता है सिलेक्ट ऑन कैमरा। तो बेसिकली ये ऑप्शन क्या है कि इसमें आप अपने कैमरा में कुछ फोटो आपने ले रखी है, आपने वो सिलेक्ट करी कि मैंने 20 फोटो लिए हैं, 20 में से ये 4 फोटो मेरे को भेजनी है, तो आप उन 4 फोटो को कैमरा के अंदर सिलेक्ट कर लोगे और फिर जैसे ही आप सेंड बटन दबाओगे ऑब्वियसली आपको कनेक्ट करना पड़ेगा मोबाइल के साथ, तो सिर्फ वो 4 फोटो आपके मोबाइल फोन में ट्रांसफर हो जाएगी। वही नहीं, यहाँ पे आप इमेज का रेजोल्यूशन भी डिसाइड कर सकते हो कि यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल वाली छोटी फाइल चाहिए या फिर आप फुल ओरिजिनल रेजोल्यूशन पे भेजना चाहते हो। यहाँ पे ये ऑप्शन भी है कि आप रॉ ट्रांसफर करना चाहते हो, जेपैग या हिफ ट्रांसफर करना चाहते हो, कि जब वीडियो आप ट्रांसफर करो तो सिर्फ प्रॉक्सी करना चाहते हो या आपको ओरिजिनल फाइल जो 4K आपने शूट करी है वो करोगे। और ये शॉर्ट मार्क वाला ऑप्शन मैंने कभी यूज नहीं करा तो मेरे को पता नहीं कि ये क्या है। उसके बाद आता है रीसेट ट्रांसफर स्टेटस, नहीं पता, कभी यूज नहीं करा है तो इसको हम स्किप करेंगे। फिर आता है कनेक्ट वाइल पावर ऑफ। अगर आप इसको ऑन कर दोगे तो आप जैसे ही कैमरा को ऑफ करोगे उसके बाद भी ये आपके जो भी रिमोट डिवाइस है जिसके साथ आपने इसको पेयर करके रखा है ये उससे कनेक्ट रहेगा।
फिर है रिमोट शूटिंग ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप रिमोट शूटिंग में मतलब क्या है कि स्टिल इमेज जो आपकी सेव हो रही है वो आपको कैमरा में सेव करनी है, या आपको डेस्टिनेशन जैसे लैपटॉप हो गया या आईपैड हो गया उस पर सेव करनी है। इमेज का साइज क्या होना चाहिए, अगर आप रॉ सेव कर रहे हो तो फिर रॉ का साइज वगैरह वो सब आप डिसाइड करोगे यहाँ पे। और लास्ट है FTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये बेसिकली जितने जर्नलिस्ट होते हैं, ये सब ओलंपिक वगैरह में शूट करने आते हैं, ये लोग फास्ट ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। ये रिलायबल होता है, तो इसके लिए आपको पूरा सेटअप करना पड़ता है, सर्वर सेटअप। अगली आ रही है स्ट्रीमिंग सेटिंग्स। और दोस्तों फ्रेंकली मैं स्ट्रीमिंग बिल्कुल यूज नहीं करता। मतलब अगर आप मेरा यूट्यूब देखोगे तो आज तक आपने एक भी मेरा स्ट्रीम नहीं देखा होगा, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। क्रिएटर क्लाउड, क्रिएटर के पास एक क्लाउड ऑप्शन है। अगर आपने साइन अप कर रखा है, वो पेड सर्विस है, तो आपका जो भी डेटा आप इस पर शूट करोगे, अगर आपका नेट से कनेक्ट रहेगा तो वो सारा डेटा उस क्लाउड में अपलोड हो जाएगा। आपको यहाँ पे लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने होंगे। फिर वाईफाई की सारी सेटिंग आपको यहाँ मिलेगी। वाईफाई कनेक्ट, पुश, एक्सेस पॉइंट, वाईफाई का फ्रीक्वेंसी बैंड सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप क्रिएटर ऐप वगैरह यूज़ करोगे या मॉनिटर प्लस ऐप यूज़ करोगे तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कि 5 गीगाहर्ट्ज़ पे डालोगे कि 5 गीगाहर्ट्ज़ रिलायबल होता है और फास्ट होता है, तो वो ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेगा। डिस्प्ले वाईफाई इन्फॉर्मेशन, कि जिस भी वाईफाई से कनेक्ट हो आप उसका इन्फॉर्मेशन देख सकते हो, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। फिर आता है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ की सारी सेटिंग आपको इसके अंदर मिलेगा। ब्लूटूथ फंक्शन ऑन करना, पेयरिंग, मैनेज डिवाइस, किस किस के साथ कनेक्टेड हो। फिर ब्लूटूथ अगर आप रिमोट कंट्रोल है तो वो आप ये ऑन कर दोगे तभी आपका डिवाइस कनेक्ट होगा इससे। और डिस्प्ले डिवाइस एड्रेस। वायर्ड लैन मतलब अब पता नहीं इसके साथ कोई डोंगल या कुछ आता होगा जहाँ पे वायर्ड लैन आपके साथ कनेक्ट कर सकते हो। मेरे को नहीं पता क्योंकि मैंने कभी करा नहीं है और आइडिया भी नहीं है। फिर USB लैन और टैथरिंग। तो आप टैथरिंग बेसिकली कनेक्शन होता है जिसमें आप अपने कैमरा को तार के साथ लैपटॉप के साथ कनेक्ट करोगे और आप जैसी फोटो लोगे वो डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफर होगी, आप उसी टाइम उसको एडिट कर सकते हो। ये प्रोफेशनल शूट्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं कि क्लाइंट जहाँ पे खड़ा हुआ है आपके साथ, आप फोटो खींच रहे हो और वो तुरंत लैपटॉप में आती आ रही है, तो वो टेथर्ड के ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद लास्ट है नेटवर्क ऑप्शन। यहाँ पे पहला है एयरप्लेन मोड। तो अगर आप जैसे इसको ऑन कर दोगे तो कैमरा के जितने भी इनबिल्ट वैसे डिवाइस है ना, आपका वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह सब ऑफ हो जाएगा, तो थोड़ी बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी। तो ये एक ट्रिक है, अगर आपको अपने कैमरा की बैटरी लाइफ बढ़ानी हो तो इसको ऑन कर देना, बट मेक श्योर सब सारे कनेक्शन हट जाएंगे। फिर एडिट डिवाइस नेम, रूट सर्टिफिकेट क्या होता है नहीं पता। ऑथेंटिकेशन सेटिंग हमने बंद करके रखी है। वाईफाई डायरेक्ट सेटिंग टाइप 1, ये भी कभी यूज नहीं किया। रीसेट नेटवर्क। और अब हम इसके लास्ट ऑप्शन में आ गए जो कि है सेटअप। तो सेटअप में सबसे पहले आ रहा है एरिया डेट। इसके अंदर आपका लैंग्वेज आ रहा है, एरिया डेट आ रहा है और NTSC पैल सेलेक्टर आ रहा है। सेटिंग लैंग्वेज इंग्लिश, एरिया डेट, टाइम सेटिंग, और ये है NTSC और पैल सेलेक्टर। तो वो लोग जिनके वीडियो में 24 फ्रेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या जब वो स्लो मोशन में जाते हैं और देखते हैं कि यार यहाँ तो 100p दिखा रहा है 120p नहीं दिखा रहा, इसको रीजन को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पैल में हमेशा 100p दिखाता है और NTSC में 120p दिखाता है। तो अगर वो है तो वो यहीं से होगा। फिर आ रहा है रीसेट एंड सेव सेटिंग। तो बेसिकली इन कैमरों में ये ऑप्शन होता है कि अगर आप ये कैमरा यूज कर रहे हो और आपने इस कैमरे को कस्टमाइज कर रखा है तो आप उसकी सेटिंग अपने मेमोरी कार्ड में सेव कर सकते हो। फिर आप किसी दूसरे के कैमरे को अगर यूज करें तो आप उसको कस्टमाइज करने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा। आप ये मेमोरी कार्ड निकालें, उस कैमरे में लगाएं और वहां पे वो सेटिंग इंप्लीमेंट करें और आपका कैमरा एकदम वैसे ही सेट हो जाएगा। अगला है ऑपरेशन कस्टमाइजेशन। तो ये सारे आपके यहाँ पे कस्टमाइजेशन के कस्टम की सेटिंग, कस्टम डायल सेटिंग, फंक्शन मेन्यू सेटिंग, ठीक है, डिस्प्ले, रिकॉर्ड विद शटर बटन, जूम, रोटेट रिंग, ये सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है वो आपको यहाँ मिलेंगे। फिर आता है डायल कस्टमाइजेशन। तो यहाँ पे इसमें अपने कैमरे में कितने 1 2 3 तरीके के डायल हैं या 4 तरीके के डायल हैं और वो चारों को आप कस्टमाइज कर सकते हो इसके अंदर। फिर टच ऑपरेशन, अगर आप को वो टच वाला ऑपरेशन ऑन करना है कि आप स्क्रीन पे टच करो और कहीं पे भी फोकस करना, कैमरा चालू हो जाए, तो वो आपको सारा यहाँ से मिलेगा। इसको आपको ऑन करना पड़ेगा पहले और सेकंड ऑप्शन पे जाके आपको टच पैनल ऑनली करना पड़ेगा। और इसमें बहुत सारी सेटिंग है इस टच फंक्शन को लेके जो कि एक अलग वीडियो बन सकती है, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे को कॉमेंट करके बताइएगा। अगला आता है एक्सेसिबिलिटी। ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा देखने में दिक्कत होती है। अगर आप इस पे जाएंगे तो यहाँ इनलार्ज स्क्रीन, तो स्क्रीन के आइकन थोड़े बड़े हो जाएंगे ताकि आप आराम से पढ़ सकें। लास्ट है फाइंडर एंड मॉनिटर। इसको सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको
सिलेक्ट फाइंडर एंड मॉनिटर, तो बेसिकली अगर आप आंख पे लगाएंगे तो वो अपने आप ही ये बंद हो जाएगा, और जैसे ही आंख से हटाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो ये सारा यहाँ से हो पाएगा आपका। इसके बाद मॉनिटर की ब्राइटनेस हो गया। ब्राइटनेस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि इसके अंदर अगर आप जाके यहाँ पे ब्राइट सेटअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सनी वेदर का ऑप्शन आता है, जो आपकी पैनल की ब्राइटनेस को ऑलमोस्ट डबल कर देता है। तो ये फीचर उस टाइम बड़ा काम में आता है जब आप कभी धूप में शूट कर रहे हैं और धूप की रोशनी की वजह से आपको अपनी स्क्रीन पे क्या हो रहा है दिख नहीं रहा, तो आप ये वाला ऑप्शन उसको इनेबल कर सकते हैं और उससे आपको सडनली सब दिखने लगेगा। व्यू फाइंडर की ब्राइटनेस, फाइंडर का कलर टेम्परेचर, डिस्प्ले की क्वालिटी आपको हाई रखनी है, मीडियम रखनी है, लो रखनी है, फाइंडर का फ्रेम रेट, स्टैंडर्ड, वर्टिकल अगर आप शूट करते हैं तो वर्टिकल को ऑन कर देंगे। TCUB जो सेटिंग होती है ये आपकी टाइम कोड की होती है। जब आप टाइम कोड के साथ मल्टी कैमरा सेटअप पे शूट करते हैं तो आपको टाइम कोड फॉलो करना होता है, तो वो सेटिंग आपको यहाँ से मिलेगी। फिर गामा डिस्प्ले असिस्ट, जब आप S-Log3 पे शूट करते हैं तो बहुत ही फेडेड कलर आते हैं, उसमें दिक्कत होती है हमको फोकस करने में। तो अगर आप गामा डिस्प्ले असिस्ट ऑन कर देंगे तो कैमरा अपने आप ही वो फेडेड कलर को हटा के एक प्रॉपर इमेज दिखाएगा आपको, जो कि एडिट होने के बाद वो बनने वाली है। एक्चुअल वीडियो आपकी वैसे ही यूज होने की होगी, रिकॉर्ड होगी, लेकिन वो कैमरा आपको डिस्प्ले में सही कलर दिखाएगा। ये मैं पता नहीं अभी क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो का सेक्शन है। गामा डिस्प्ले असिस्ट टाइप, ये भी वीडियो का है। रिमेनिंग शूट डिस्प्ले, नहीं पता क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। तो ऑटो रिव्यू, मतलब जैसे आप फोटो खींचोगे तो वो फोटो आपके स्क्रीन पे आ जाएगी रिव्यू के लिए। अब यहाँ पे आप टाइम भी डिसाइड कर सकते हो, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। मैंने इसको ऑफ कर रखा है क्योंकि कई बार वो अनाइंग होती है कि आपको बैक टू बैक शूट करना है लेकिन वो स्क्रीन पे आपको ऑटो रिव्यू हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको ऑफ करके रखा हुआ है। ऑटो मॉनिटर डज नॉट टर्न ऑफ, मॉनिटर आपका अपने आप ऑफ हो जाएगा अगर आप इसको ऑन कर देंगे। और यहाँ पे अंदर आप इसमें वो भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने 2 सेकंड बाद ऑफ हो, 5 सेकंड बाद, 1 मिनट बाद ऑफ हो, वो आप यहाँ कर सकते हैं। फिर आता है पावर सेविंग टाइम, कि कैमरा अगर आपने छोड़ दिया स्विच ऑन करके तो कितनी देर बाद कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 2 मिनट का मैंने करके रखा हुआ है। उसके बाद पावर सेव बाय मॉनिटर बोथ लिंक्ड, तो बेसिकली पावर सेविंग मोड आपका कैमरे का ऑन हो जाएगा जैसे आप इसको बंद करेंगे और ऐसे करेंगे तो ये कैमरे का पावर सेविंग मोड ऑन हो जाएगा, और जैसे आप इसको खोलेंगे तो कैमरा अपने आप वापस से चालू हो जाएगा। तो बेसिकली इस फीचर का अच्छी बात ये है कि अगर आपको बैटरी बचानी है तो इसको, ये कैमरा चल रहा है, इसको ऐसे बंद करो, एक तरह से कैमरा आपका बंद हो गया है। आप जैसे ही खोलोगे आपका कैमरा अपने आप चालू हो गया। फिर ऑटो पावर ऑफ टेम्परेचर को उसको हाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि अगर आपका कैमरा ओवर हीट होगा तो बहुत जल्दी बंद नहीं होगा, वो ओवर हीट होने के बाद भी इसकी हीट की टॉलरेंस बढ़ जाती है, तो आप काफ़ी देर तक रिकॉर्ड कर पाएंगे। अदरवाइज इसको अगर आप ऑन हाई की जगह अगर आप स्टैंड करेंगे तो फिर बहुत जल्दी वो टेम्परेचर वाली वार्निंग आना शुरू हो जाएगी। साउंड ऑप्शन, इसमें आता है आपका वॉल्यूम सेटिंग, कि आपकी वॉल्यूम, कैमरे की वॉल्यूम कितनी है, जो रिकॉर्ड आप स्पीकर पे सुनोगे वो। फिर आता है 4 चैनल ऑडियो मॉनिटर, चैनल 1, चैनल 2, तो यहाँ पे 4 चैनल तक आप ऑडियो वो कर सकते हो। मैंने 2 ही कर रखे हैं क्योंकि इतनी मेरे पे है ही नहीं। ऑडियो सिग्नल ऑन करोगे तभी आपका वहाँ पे वो जो बार आता है ना ऑडियो का, वो आपको दिखाई देगा। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, ऑडियो सिग्नल ही रिकॉर्ड नहीं करेगा वो। यूएसबी कनेक्शन मोड में आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं कि यूएसबी कनेक्शन पे क्या क्या करना है। कि जब जैसे ही यूएसबी कनेक्ट होगा वो यूएसबी स्ट्रीम एज ए डिटेक्ट करे, मास स्टोरेज डिटेक्ट करे, रिमोट शूटिंग डिटेक्ट करे या एमपीटी डिटेक्ट करे, ठीक है। फिर यूएसबी लेन सेटिंग में यहाँ पे आपको मल्टीपल, सिंगल और मल्टी ऑप्शन है, मैंने कभी यूज़ नहीं करा। फिर यूएसबी पावर सप्लाई ऑन, इसका मतलब ये है कि अगर आप पावर बैंक से अपने डिवाइस को यूज़ करो और यूएसबी के थ्रू लगाओ तो कैमरा चार्ज होना शुरू हो जाएगा, तो वो सेटिंग आपकी ये है। उसके बाद आते हैं एक्सटर्नल आउटपुट, HDMI रेजोल्यूशन, इसको ऑटो पे रख सकते हैं हम। HDMI आउटपुट सेटिंग को आप ऑटो पे रखेंगे तो वो अपने आप ही सही सेटिंग उठा लेगा। तो यहाँ पे रिकॉर्ड मीडिया ड्यूरिंग HDMI आउटपुट ऑन, बाकी सब कुछ ऑटो पे, रेजोल्यूशन ऑटो पे है, टाइम कोड ऑफ है। फिर HDMI इन्फो डिस्प्ले, इसको आपको ऑफ रखना है क्योंकि कई बार ऑन रखने से क्या होता है कि वो कैमरा का जो कंटेंट है वो तो रिकॉर्ड करता ही है, ऊपर से कैमरा का मेन्यू भी आ जाते हैं। तो ये जो हम देखते हैं ना फंक्शन बटन आ रहा है, ऊपर अपर्चर लिख के आ रहा है, पता लगा वो भी आपकी वीडियो में साथ में रिकॉर्ड हो गया, तो इसको आपको ऑफ रखना चाहिए। और कंट्रोल विद HDMI, ये आप ऑन कर सकते हो अगर आप किसी ऐसे मॉनिटर के साथ काम कर रहे हो जहाँ पे उसके अंदर कंट्रोल का ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन शायद तब काम में आ सकता है। फिर सेटअप ऑप्शन हो गया। वीडियो लाइट मोड मेरे को नहीं पता क्या होती है, पावर लिंक बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। एंटी डस्ट फंक्शन, ये बहुत काम की चीज़ है क्योंकि
एक इसमें सेंसर क्लीनिंग का ऑप्शन है। अगर आपको लगे कि आपके सेंसर में कुछ डस्ट वगैरह है तो आप इसमें जाके मैनुअली ये सेंसर क्लीन ऑन कर सकते हैं और इससे कैमरा हल्का फुल्का क्लीन करता है। दूसरा, शटर व्हेन पावर ऑफ, तो इसको अगर आप ऑन कर देंगे तो जैसे ही कैमरा आपका बंद होगा या आप इसमें से वो हटाओगे तो अपने आप ही कैमरे के आगे शटर आ जाएगा, तो जिससे डस्ट जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। फिर आता है ऑटो पिक्सल मैपिंग, में नहीं पता, पिक्सल मैपिंग नहीं पता। कैमरे का वर्जन नंबर, बॉडी का वर्जन नंबर, कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट क्या चल रहा है। यहाँ पे मेरा 6.0.1 है वो दिखा रहा है। ऐसे ही आप लेंस का भी देख सकते हो तो दिखाएगा। डिस्प्ले सीरियल नंबर, कैमरे का सीरियल नंबर आप यहाँ जाके देख सकते हो। और प्राइवेसी नोटिस आता है। और ये हो गया अपना फोटोग्राफी के सारे सेटअप डन। दैट्स इट दोस्तों, आज की वीडियो यही खत्म होती है। अब मैं जल्दी से इसकी अगली वीडियो पे काम करता हूँ जो कि आपका पार्ट 2 है, जो कि है वीडियो और SNQ मोड के सारे फंक्शन। स्टे ट्यून फॉर दैट। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है इस वीडियो को बनाने में, आपको दिख ही रहा है। ठीक है, चलो बाय।